Hi guys, हेलो सर। हेलो सर। let's wait for 5 minutes. एक बार सारे बच्चे आ जाएं. We'll start the class. अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमने एग्जाम के क्वेश्चंस करे हैं? तो चैप्टर 1 के तो कर लिए थे, लेकिन चैप्टर 2 के नहीं कर पाया था। ओके. वेदांत, अच्छा वेदांत तुम्हारे तो अभी एमए का बीटी का चल रहा है, और बीटी का सॉरी एफए का चल रहा है हाँ सर, ऐसा चल रहा है। अभी. ठीक है, चलो जस्ट 5 minutes विल स्टार्ट. ओके।
या गाइस, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, अभी और बच्चे नहीं आए। सो गाइस, सबसे पहले मैं एग्जाम के क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर के डिस्कस करता हूँ, उसके बाद सेकंड चैप्टर के अगर सबने नहीं करे तो आई विल स्किप इट एंड आई विल डू इट इन नेक्स्ट क्लास, बिकॉज इसमें जो सेकंड चैप्टर के एग्जाम के क्वेश्चन है दैट आल्सो इंक्लूड्स क्वेश्चन फ्रॉम द थर्ड चैप्टर, तो वो हम स्किप कर सकते हैं। चलो, सो एक एक करके सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो मुझे आंसर बताओगे, मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो आंसर सही है या गलत है। या गाइस, तो मुझे बताओ फर्स्ट वाले का आंसर क्या है। सर गोल्स। फर्स्ट वाला इज गोल्स, बाकी सारे बच्चे बताओ। goals. ओके, दीपांकर। ओके, तो इसका आंसर बच्चों ने गोल्स दिया है, गोल्स इज द राइट आंसर। चलो 1.2 का आंसर बताओ। Synergy. ओके, वन आंसर इज सिनर्जी। चलो, इसका आंसर सिनर्जी ही है। सिनर्जी बेसिकली क्या होता है, जब दो लोग मिलके एक साथ काम करते हैं दैट इज कॉल्ड सिनर्जी। दोनों मिलके एक चीज कर रहे हैं दैट इज सिनर्जी। सिनर्जी इज द राइट आंसर। ओके, तो 1.3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सर ऑप्शन बी। Option B, for organization that have limited liability status, that means companies ownership and control are legally separate, के legally वो दोनों अलग होते हैं। Absolutely right. Okay, 1.4, तो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। public sector organization, perfect. 1.5, जल्दी जल्दी बताओ गाइस। 1.5, सो 1 and 3। 1 and 3, 1 ठीक है हमारा। इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप, ये भी हमने पढ़ा था कि दे आर स्टेक होल्डर्स, और वैसे भी न्यूक्लियर पावर स्टेशन है जिसका काम ही न्यूक्लियर पावर का है, तो इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स विल बी देयर स्टेक होल्डर्स, बिकॉज इन्वायरमेंट को ज्यादा डैमेज ना करें, वो ये चीज देखते हैं। सो दे आर ऑल्सो स्टेक होल्डर। सो 1 and 2 हमारे आंसर्स आ रहे हैं, मैं ये नीचे नहीं देख रहा, तो 1 and 2 मेरा सिर्फ एक ही जगह पे आ रहा है, तो 1 2 3 4 चारों हमारे जो होंगे दैट विल बी स्टेक होल्डर्स। लोकल रेजिडेंट विल बी स्टेक होल्डर्स, एम्प्लॉयज विल बी स्टेक होल्डर्स, इन्वायरमेंटल ग्रुप विल बी स्टेक होल्डर्स, सारे ही इसमें स्टेक होल्डर्स होंगे। 1.6, 1.6 is the term secondary stakeholder, जो secondary stakeholders हैं, describes which group of stakeholder। तो मैंने बताया था प्राइमरी वो होते हैं जिनका कंपनी के साथ एक डायरेक्ट रिलेशन होता है, एक काम होता है जो वो करते हैं। तो स्टेक होल्डर्स हु डू नॉट हैव अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप विद द ऑर्गेनाइजेशन आर सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स। तो प्राइमरी, कनेक्टेड और सेकेंडरी। तो सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जिनका कंपनी से कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन नहीं है, कि कोई उनके साथ कोई डीलिंग नहीं चल रही, जैसे गवर्नमेंट, हमारा ये जो हमने पब्लिक देखी थी, दोज आर सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स। ओके, 1.7, सर जो सेकंड वाला है वो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, ये प्राइमरी में आ जाएगा। वो हमारा प्राइमरी और कनेक्टेड में आ जाएगा। प्राइमरी तो होते हैं जो इंटरनल होते हैं कंपनी के, जैसे इंप्लॉइज। कनेक्टेड के अंदर हमारा शेयर होल्डर, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स,
ये सारे हमारे होते हैं कनेक्टेड बिकॉज दे हैव अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, तो वो तुम्हारा कनेक्टेड में आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, चलो 1.7 आंसर बताओ। Which of the following organization would rely most heavily on value for money indicators and efficiency rather than information on performance and profitability? इसमें से कौन सी ऐसी कंपनी है या कौन सा ऐसा पॉइंट है, ऑर्गेनाइजेशन है जो वैल्यू फॉर मनी के जो हम कस्टमर को दे रहे हैं वैल्यू से ज्यादा की चीज दे रहे हैं रादर देन अपनी प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे? प्राइवेट अकाउंटिंग कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज पैसे कमाने के लिए होता है तो ये तो प्रॉफिट कमाएगा। लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है। स्मॉल रिटेलर ये भी प्रॉफिट कमाने के लिए काम करेगा, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा लोकल अथॉरिटी। ये वो गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है, उनका काम होता है वैल्यू फॉर मनी देखना कि कस्टमर अगर इतने पैसे दे रहा है उसको उससे ज्यादा की वैल्यू मिले। उनका प्रॉफिट कमाना, अपनी परफॉर्मेंस कितनी बेटर रही है, प्रॉफिट कितना हमने कमाया, उससे रिलेशन इनका नहीं होता। चलो लास्ट 1.8। सर कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव सोसाइटी एब्सोल्युटली राइट, सो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज द राइट आंसर। चलो गाइस, पुराने दोनों चैप्टर्स में अभी मैं सेकंड चैप्टर के एग्जाम किट डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि सारे बच्चों ने आई थिंक अभी नहीं करे, तो ये एग्जाम किट तुम नेक्स्ट क्लास तक कर लेना। नेक्स्ट क्लास में तुम्हें ये चैप्टर और थर्ड चैप्टर उसकी एग्जाम किट के यहाँ पे मिक्स क्वेश्चंस हैं, ये तुम नेक्स्ट क्लास तक कर लेना और प्लीज सारे कर लेना। बाकी 2 बच्चे हैं जिनका F3 का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम वगैरह की, तो उनको मैं अभी एग्जम्प्ट कर देता हूँ, लेकिन बाकी सारे बच्चों को करना है। चलो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड चैप्टर ऑफ ACCA F1। एक सेकेंड, BT सो थर्ड चैप्टर ऑफ ACCA F1, इसका नाम है लीगल फ्रेमवर्क। लीगल फ्रेमवर्क। अब ये जो चैप्टर है तुम्हारा, एक सब्जेक्ट आता है F4 दैट इज लॉ। F4 है तुम्हारा लॉ। सो जो ये लॉ है, ये लॉ का एक छोटा सा क्रक्स है। पूरा सब्जेक्ट जो लॉ है वो तुम पढ़ोगे आगे जाके, लेकिन अभी जो है ये छोटा सा तुम्हारा एक क्रक्स है। तो इस चैप्टर में हमें क्या चीजें पढ़नी है? इस चैप्टर में तुम्हें कॉन्सेप्चुअल चीजें ज्यादा नहीं है क्योंकि ये लॉ है। लॉ कॉन्सेप्चुअल नहीं होता, लॉ स्पेसिफिक होता है कि इस सिनारियो में ऐसा होगा, इस सिनारियो में ऐसा होगा। तो यहाँ कॉन्सेप्चुअल चीजें नहीं है, यहाँ हमें लर्निंग ऑफ लॉ ज्यादा करनी है कि लॉ क्या कह रहा है और हमें उसको काफी जगहों पे फॉलो करना पड़ेगा। कई जगहों पे हमें लग सकता है कि लॉ गलत भी बना हुआ है, बट डजंट मैटर, हमें उसको एज इट इज लर्न करना है। ऑल आर विद मी गाइस? दीपांकर, ईशान, मीनल, वेदांत? Yes, sir. यस सर। यस सर। चलो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर नंबर 4 दैट इज लीगल फ्रेमवर्क। तो लीगल फ्रेमवर्क का जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा गाइस, वो ये है कि सोर्सेज ऑफ लीगल अथॉरिटी। ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, सिर्फ ऊपर ऊपर से देखेंगे कि सोर्सेज ऑफ लीगल अथॉरिटी, हमारे ऊपर लीगल अथॉरिटी कहां कहां से आ सकती है, कौन कौन सी जगहों से हमारे ऊपर एक लॉ एप्लीकेबल हो सकता है। सो पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन, गवर्नमेंट रेगुलेशन, ट्रीटी ऑब्लिगेशन। ट्रीटी बेसिकली क्या होता है? 2 कंट्रीज के बीच में ट्रीटी होती है। जैसे अब फॉर एग्जांपल, जैसे एक पर्सन है, ये इंडिया में रहते हैं, ठीक है, इंडिया में जैसे अब मेरा यूट्यूब है, बट मेरा तो चलो इट्स नॉट समथिंग कि जहां से मुझे बहुत पैसे आ रहे हैं यूट्यूब से, बट बहुत सारे यूट्यूबर्स तुमने सुना होगा कि इंडिया में हैं जो बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो यूट्यूब से वो पैसे कमाते हैं, वो पैसे आते कहां से हैं? वो देते हैं उनको पैसा यूट्यूब। और यूट्यूब ये जो एंटिटी है, दिस इज नॉट अ इंडियन कंपनी, ये फॉरेन कंपनी है। तो उनको, ये इंडिया में है, दे आर इन इंडिया, उनको फॉरेन से इंडिया में पैसा आता है, उनको फॉरेन से इंडिया में पैसा आता है। सो जब फॉरेन से इंडिया में पैसा उनको आता है, तो जिस कंट्री से उनको पेमेंट आती है वो इनका ऑलरेडी इनकम पे टैक्स डिडक्ट कर लेता है, जिस इज कॉल्ड TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। के वो जब भी इनको पेमेंट करते हैं तो वो कुछ पैसे इनके टैक्स डिडक्ट करके इनको भेजते हैं। लेट्स से अगर किसी यूट्यूबर ने एक महीने में 10 लाख रुपए कमाए, तो वो 10 लाख रुपए जब इसको मिलेंगे, इसके हाथ में इसको आएंगे अराउंड 9 लाख रुपीज, और वो जो 1 लाख है वो वहां पे उस कंट्री में टैक्स कट गया होगा। तो ये तो उस कंट्री ने टैक्स काट लिया। दूसरा, ये जो पर्सन है, ये इंडिया में
गवर्नमेंट को बताएगा कि मेरी कितनी इनकम है, इंडिया में गवर्नमेंट को बताएगा मेरी कितनी इनकम है। जब वो इंडिया में गवर्नमेंट को बताएगा मेरी इतनी इनकम है, तो वो बताएगा कि मैंने एक्चुअली में कमाए थे 10 लाख, कमाए तो मैंने 10 लाख थे, 1 लाख वहां का टैक्स कट गया। तो इंडियन गवर्नमेंट इस 1 लाख पे टैक्स लगा देगी, इंडियन गवर्नमेंट इस 1 लाख पे टैक्स लगा देगी कि भाई तू 10 लाख रुपए कमा रहा है, तेरा इतना टैक्स लगता है। वो पर्सन क्या बोलेगा कि मैंने भले ही इंडिया में इतना पैसा कमाया, क्योंकि ये इंडिया बैठा है, पैसे यहाँ पे कमा रहा है, तो यहाँ की सरकार को भी टैक्स देना पड़ेगा। तो वो इंडियन गवर्नमेंट को बोलेगा भले ही मेरा इतना इनकम पे इतना टैक्स बनता है, लेट्स से 3 लाख का मेरा टैक्स बनता है, लेकिन इस 3 लाख में से 1 लाख का टैक्स मैं ऑलरेडी यूएस को दे चुका हूं, जिस कंट्री से मेरे को यूट्यूब से इनकम आ रही है 1 लाख मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, तो मैं आपको 3 लाख नहीं दूंगा, मैं आपको 2 लाख टैक्स दूंगा। तो हर कंट्री अलग होती है, हो सकता है कंट्री अलाउ ही ना करे ये चीज, ना भाई मुझे नहीं फर्क पड़ता वहां से क्या है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तेरे को वहां से कितना टैक्स लगा कितना नहीं लगा, मेरे को तो तू इंडिया में रहता है, तू इंडियन है, जो भी तेरी कमाई है उसमें इंडिया में टैक्स दे, टैक्स तो देना सबको बनता है। तो अगर ऐसी चीज होगी तो काफी इश्यूज हो सकते हैं, ये सारी चीजें इतनी ज्यादा नहीं होती। लेकिन अब टैक्स ट्रीटीज आ चुके हैं, ट्रीटीज में क्या है, इन दोनों कंट्रीज का, जैसे इंडिया है और लेट्स से दिस इज यूएस, वैसे यूएस नहीं है, इट्स अ डिफरेंट कंट्री, इट्स हमारा जो है दैट इज आयरलैंड। इन दोनों कंट्रीज का एक ट्रीटी बन चुकी है कि अगर कोई पर्सन की इस कंट्री से इनकम होती है, तो जितना टैक्स उसका यहां डिडक्ट हो रखा है, उस टैक्स का बेनिफिट वो यहां रिटर्न में भरते हुए ले सकता है। इसको बताना पड़ेगा, गवर्नमेंट को प्रूफ देना पड़ेगा कि वहां पे इतना टैक्स इसका एक्चुअली डिडक्ट हुआ है, वो प्रूफ इसको निकलवा के देना पड़ेगा। तो दिस इज लाइक अ ट्रीटी, डिटेल में नहीं पढ़ना, कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला, जस्ट टेलिंग यू व्हाट अ ट्रीटी इज, ठीक है, एंड हाउ दिस इनकम्स वर्क। फिर ऑफिशियल रेगुलेशंस, काफी सारी ऑफिशियल रेगुलेशन आ जाती है कि ये ऐसे करना है आपको, ये ऐसे करना है। इंटरनेशनल रेगुलेशंस आ जाती हैं, इंटरनेशनली ये चीज ऐसे बोली गई है करने को, जैसे फेमा है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये नहीं पढ़ना तुम्हें, जस्ट वैसे ही कह रहा हूँ, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, कि अगर इंडिया के बाहर से आपको कोई भी पैसा आता है तो वो फेमा के अंडर आता है। तो फेमा में जो भी आपको पैसा आएगा वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है कि किस चीज का पैसा आ रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, और इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है। हम इंडिया से बाहर ऐसा नहीं है खूब सारा पैसा, अगर मान लो मेरे कजन कोई रिलेटिव या मेरे, लेट्स से मैं बड़ा हो गया हूँ, काफी बड़ा हो गया हूँ, मेरे बच्चे हैं बाहर सेटल्ड है और मैं बाहर बच्चों को पैसे देना चाहता हूँ, तो ऐसा नहीं है मैं सीधा सीधा 20-30 लाख रुपए उनको दे दूंगा। तो काफी रेगुलेशंस होती हैं, रेगुलेशंस, इंटरनेशनल बॉडीज, सो दीज आर हमारी सोर्सेज ऑफ लीगल अथॉरिटी, कहाँ कहाँ से लीगली हमारे ऊपर कुछ बाइंडिंग लग सकती है। अब हमने क्या क्या पढ़ना है, हम क्या पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट हमारा बीटी, इस फेमा एप्लीकेबल इन इंडिया इन प्रेजेंट, हाँ फेमा इंडिया में एप्लीकेबल है, चल रहा है फेमा। सर फेरा हो गया था तो क्या चीज, फेरा फेमा लॉजिक बताना था मुझे तुम्हें बेसिकली, ठीक है, दैट इज जस्ट अ लॉजिक कि फेमा है फेरा है, जस्ट अ लॉजिक। सो अब हम पढ़ रहे हैं बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, दैट मीन्स बिजनेस से रिलेटेड कौन कौन से लॉज हैं, ये तो मैंने इंडिविजुअल से रिलेटेड बताए थे, बिजनेस से रिलेटेड हमारे कौन कौन से लॉज आते हैं। तो एक आता है इंप्लॉयमेंट लॉ, वो भी हमें पढ़ना है, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ, वो भी हमें पढ़ना है, डेटा प्रोटेक्शन, कि जो भी डेटा हमारे पास कस्टमर्स का रखा हुआ है, जैसे अगर एयरटेल है, एयरटेल कंपनी है, उसके पास काफी सारे कस्टमर्स का डेटा रखा हुआ है, उनके आधार कार्ड, एड्रेस, फोन नंबर, सारा डेटा रखा हुआ है। तो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, हमें कैसे डेटा प्रोटेक्ट करके रखना है उनका, और सेल ऑफ गुड्स एक्ट, अगर हम किसी को सामान सेल कर रहे हैं तो लॉ में उसके बारे में क्या लिखा हुआ है, ये चारों चीजें हमें पढ़नी है। और जैसे कि मैंने सब्जेक्ट की स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था कि ये सब्जेक्ट तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल नहीं है, ये लॉफुल सब्जेक्ट है, कि जैसा लॉ में लिखा है हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो सबसे पहला आता है गाइस हमारा एम्प्लॉयमेंट लॉ। एम्प्लॉयमेंट लॉ क्या है और स्पेसिफिकली क्या स्टेट करता है, जो एम्प्लॉयमेंट लॉ है इट इज स्पेसिफिकली प्रिपेयर्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट करने के लिए एम्प्लॉयमेंट लॉ बनाया गया है। इसमें ऐसा नहीं है कि इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई बेनिफिशियल चीज बनाई है कि ऑर्गेनाइजेशन बच जाए, नहीं, इनको ऑर्गेनाइजेशन से कोई रिलेशन नहीं है, दिस इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। तो इसमें क्या क्या एरियाज कवर्ड हैं, एम्प्लॉयमेंट लॉ एम्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज, जस्ट एम्प्लॉयज नॉट एम्प्लॉयर, याद रखना। जनरली एम्प्लॉयमेंट लॉज टेंड टू कवर द फॉलोइंग एरियाज, ये एरियाज यहाँ पे कवर होते हैं, हालांकि हमें सारे एरियाज नहीं पढ़ने डिटेल में, डोंट वरी, सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट लॉ कहाँ कहाँ पे लगता है।
सबसे पहला होता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब किस तरह से एक एम्प्लॉय को हायर किया जा रहा है। तो वहां पे भी हमारा लॉ लगता है कि हायरिंग शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट पर्टिकुलर ग्रुप, कि हम कह रहे हैं कि इस ग्रुप को कि नहीं, हमें लेट्स से जो लड़के हैं, जो जैन्स हैं, हमें उनको नहीं रखना, या फिर हमें हिंदू नहीं रखने, हमें मुस्लिम नहीं रखने, या हमें क्रिश्चियंस नहीं रखने, या फिर हमें सिर्फ लड़के रखने, लड़कियां नहीं रखनी। हाँ, कुछ ऐसा काम है जो सिर्फ लड़कों का है जहां लड़कियां नहीं कर सकती, दैट्स डिफरेंट थिंग। लेकिन वैसे हमें ऐसा कोई बाइफिकेशन नहीं करनी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी रिक्रूटमेंट में। मिनिमम पे के एम्प्लॉयज की मिनिमम पे इतनी होनी चाहिए किसी भी कंपनी में, इससे कम पे अगर किसी ने दी तो उसके ऊपर केस हो जाएगा। ये मिनिमम पे रूल है। फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज्यादा फॉलो होते हैं, इंडिया में लोग नहीं फॉलो करते। जैसे फॉरेन कंपनी में होता है कि अगर एक बंदा, इसके पास ये क्वालिफिकेशन है, वो किसी भी कंपनी में जाएगा तो मिनिमम लेट से उसको $10 पर आवर मिलने ही है। ये मिनिमम पे है उसकी, $10 पर आवर। तो अगर मैं तुम्हें इसका हिसाब लगा के दूं, अब तुम्हें थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं कि क्या कॉन्सेप्ट है। $10 पर आवर, एक एम्प्लॉय 8 आवर्स काम करता है, सो 10 इंटू 8, $80 उसकी एक दिन की इनकम होगी। एक हफ्ते में वो 5 दिन काम करता है, 80 इंटू 5, दैट मीन्स 400 उसकी होगी हफ्ते की कमाई। एक महीने में 4 क्वार्टर होते हैं, ओ सॉरी, एक महीने में 4 वीक होते हैं, तो 400 इंटू 4, दैट मीन्स 1600। तो $1600 उसकी मिनिमम वेज है। मिनिमम वेज। अब मिनिमम वेज, ये मैं $10 जो बात कर रहा हूँ ना, ये लिटरली वहां के जो लेबर होती है, लेबर क्लास के लोग होते हैं, उनकी होती है। लेबर क्लास तो वैसे वहां बहुत कमाते हैं। जैसे पेट्रोल पंप पे एक बंदा जॉब कर रहा है, उसकी भी मिनिमम पे इतनी होगी, उससे कम उसको नहीं दे सकते। ठीक है ना। तो मिनिमम पे होने से $1600 की मिनिमम पे पर मंथ है। अब अगर मैं इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूं इंटू 80, तो देखा जाए तो 1,28,000 पर मंथ उसकी मिनिमम पे है इन यूएस, जो देखा जाए तो इंडिया में काफी अच्छे ग्रेजुएट्स की होती है। काफी अच्छे ग्रेजुएट्स की इतनी इनकम होती है। ठीक है ना। आज की डेट में देखा जाए 1,28,000 इंटू अगर मैं 12 करूं तो 15 लाख का पैकेज हो गया। 15 लाख का पैकेज, तो अगर हम ACCA भी करके इंडिया में जॉब करें तो इनिशियली इतना पैकेज नहीं मिलेगा हमें इंडिया में। मिलेगा भी तो सिर्फ 7 या 8 लाख या 9 लाख तक का पैकेज मिलेगा इनिशियली। बाद में बढ़ते बढ़ते चाहे हमारा 40-50 पहुंच जाए। तो देखो मिनिमम पे वहां पे इतनी है। इसीलिए जो इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये जो आसपास की कंट्रीज हैं, दुबई वगैरह, यहाँ पे बहुत ज्यादा काम ये वाली कंपनी आउटसोर्स कराती है। आउटसोर्स हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ये सारा काम आउटसोर्स कराती है। क्यों आउटसोर्स कराती है? वो कहते हैं कि यार हम एक लेबर को अपनी कंट्री में इतना पैसा देंगे मिनिमम, और वो जो लेबर होती है उसको काम भी ज्यादा नहीं आता, वो ढीला ढीला काम करेगा, ये करेगा वो करेगा। इससे बेटर हम, मैं इंडिया में किसी बंदे को 60,000 रुपए महीना दे देता हूँ, विच इज अ वेरी गुड पैकेज कंसिडर्ड। 60,000 रुपए पर मंथ में दूंगा। वो बंदा टेक्निकली फीजिबल भी होगा, नॉलेज भी होगी, फाउंडेशन भी होगी। इंडिया में कोई टाइमिंग लिमिट तो है नहीं, रात को 12-12 बजे तक काम कराओ, खूब पे लेंगे उनको। दैट्स वाई फॉरेन कंपनीज अपना बहुत सारा काम हमारी कंट्रीज में आउटसोर्स करती हैं, बिकॉज ऑफ चीप लेबर। बिकॉज ऑफ चीप लेबर। इसीलिए इंडिया में जो ये मेट्रो सिटीज हैं सारी, जैसे दिल्ली, गुड़गांव, पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर, इन सारी जगहों पे तुम देखो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं है इतने। ये सारे हमारे केपीओज हैं, केपीओ और बीपीओ। केपीओ का मतलब होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्स। ये बाहर की कंपनी ने अपना नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्स किया है, जैसे एज अ सीए वाला काम के सीए का मिनिमम जैसे पैकेज बाहर $20 है, यहाँ पे 60,000 रुपए में सीए से काम करा लो। तो दैट इज नॉलेज। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स के उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग का एक पार्ट इंडिया में आउटसोर्स कर दिया कि वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होकर बाहर जाए, क्योंकि इंडिया में चीप लेबर है, लेबर कॉस्ट बड़ी कम आएगी, बड़ी सस्ती चीज बन जाएगी। तो दैट इज हमारा आउटसोर्सिंग का काम। तो मिनिमम पे इज द मेन रीजन जब जाओ, जिसकी वजह से फॉरेन के लोग इंडिया में अपना काम आउटसोर्स करते हैं। अगर मिनिमम पे रूल ना हो ना, तुम देखना इंडिया की आधी कंपनीज बंद हो जाएंगी, क्योंकि वो बहुत सारे इंडियंस है जो बाहर काम कर रहे हैं, बहुत सारे इंडियंस हैं। तुमने सुना होगा जो यहाँ से बाहर जाता है वो कहता है कि मैं अच्छे खासे पैसे कमा रहा हूँ। क्यों? बिकॉज ऑफ मिनिमम पे, कि इससे कम उसको मिलना ही नहीं है। तभी वो काम यहाँ पे आउटसोर्स करते हैं। जो काम आउटसोर्स नहीं हो सकता, ऑफ कोर्स वो फिर करना ही पड़ेगा। जैसे कोई अगर डिपार्टमेंटल स्टोर में कैशियर का काम कर रहा है,
कोई अगर डिपार्टमेंटल स्टोर में कैशियर का काम कर रहा है, उसको भी मिनिमम पे $11-12 देनी ही पड़ेगी। तो बंदा कहता है बाहर जाके कैशियर का काम करो यार, इंडियन करेंसी में इतने पैसे कमा रहा। सो दैट इज चलो मिनिमम पे। इसके बाद आता है पेरेंटल राइट। अब पेरेंटल राइट क्या होता है? पेरेंटल राइट इज कि जैसे मैटरनिटी या पेरेंटल लीव्स वगैरह होता है, इसका भी लॉ बना हुआ है कि आपको ये देनी पड़ेगी, ये इंडिया में भी, कि 3 मंथ्स की पेरेंटल लीव आपको, मैटरनिटी लीव देनी ही देनी पड़ेगी, जो मर्जी हो जाए, आप इसको नहीं इग्नोर कर सकते। अगर कोई मदर है जो प्रेग्नेंट है और वो बोलती है कि मुझे लीव चाहिए, तो विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन दे आर गिवन लीव। नहीं होगा तो नहीं। पेटर्निटी लीव है, मतलब आई थिंक लॉ में नहीं है पेटर्निटी लीव, लेकिन कंपनीज पेटर्निटी लीव 1 to 2 वीक्स की दे देती है, 1 to 2 वीक्स की दे देती है पेटर्निटी लीव। बट लॉ में आई डोंट थिंक इतना एप्लीकेबल है। लॉ में बोला तो गया है बट कोई फॉलो नहीं करता, लेकिन 1 to 2 मंथ वीक्स की पेटर्निटी लीव भी मिल जाती है अगर तुम मांगोगे, कोई मना नहीं करता पेटर्निटी लीव। ठीक है। देन आता है हमारा वर्किंग कंडीशन। यस, वर्किंग कंडीशन के लिए भी लॉ बना हुआ है कि जो भी इंप्लॉय है उसको अच्छा वर्किंग कंडीशन देना है, सेफ्टी उसकी ठीक होनी चाहिए, मैक्सिमम आवर्स ऑफ वर्क एक वीक के इतने ही होने चाहिए। इससे ज्यादा घंटे अगर उसने काम किया तो भी उसके ऊपर केस, तो भी कंपनी में केस हो जाएगा कि आप इंप्लॉय से ज्यादा काम क्यों करा रहे हो। काफी सारी कंपनीज फॉरेन में, जैसे तुम अगर किसी कंपनी में, लेट से तुम फॉरेन जाते हो, शिफ्ट होते हो, वहां जाके तुम किसी कंपनी में जॉब करते हो, अब तुम अकेले हो, तुम कह रहे हो घर पे क्या करना है, कंपनी में 8 आवर्स की वर्किंग है, तुमने कहा मैं 12 घंटे काम करूंगा, कंपनी में 4 घंटे एक्स्ट्रा काम करूंगा, मुझे ओवर टाइम भी मिलेगा, और वैसे भी खुश हो जाएगा, पैसे भी ज्यादा हो जाएंगे। तो वही तुम्हें एम्प्लॉयर बोल देगा कि भाई ये नहीं अलाउड, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट लॉ में लिखा हुआ है इससे ज्यादा काम नहीं मैं करा सकता। कल को मैंने काम कराया और तूने केस कर दिया तो मैं तो गया, मैं तो बर्बाद हो गया, तो ये नहीं मैं करा सकता। आजकल क्या हो रहा है, आजकल ये ऑफ ट्रैक होता है, वो बुक्स में लिखवाते हैं कि तुमसे 1 घंटे ही काम करें, वैसे 4 घंटे कर लो, हम तुम्हें आउट ऑफ द बॉक्स पैसे दे देंगे, लेकिन ऑन रिकॉर्ड नहीं दे सकते। इंडिया में भी ये चीज है। इंडिया में कभी भी देखना, जैसे जब तुम बिग 4 में कोई तुम्हारा नोन अगर जॉब कर रहा है, या तुम अगर कभी जॉब करोगे, तो तुमसे ना हर वीक में एक टाइम शीट फिल कराई जाएगी। टाइम शीट क्या होते हैं, तुमने कितने दिनों में, 5 दिन में कितने कितने घंटे किस किस चीज में काम किए, ये टाइम शीट तुमसे भरवाई जाएगी कि तुमने इस क्लाइंट पे इतने घंटे काम किया, इस प्रोजेक्ट में इतने घंटे काम किया। और एक दिन का मैक्सिमम तुम 8 आवर्स ही डाल सकते हो। अगर तुमने 8 आवर्स से ज्यादा डाला तो वो कंपनी वाले तुम्हें पकड़ लेंगे पहले कि भाई तुमने 8 आवर्स से ज्यादा क्यों डाला। चाहे तुमने 12 घंटे काम किए, चाहे 16 घंटे काम किए, तुम 8 आवर्स से ज्यादा डाल ही नहीं सकते। और अगर तुमने गलती से डाल के ये चीज इन्फॉर्म कर दी तो उनके ऊपर प्रेशर आ जाएगा कि तुमने ये चीज क्यों करी, तो अल्टीमेटली दे विल हैव टू टेक यू आउट फ्रॉम द जॉब अगर तुम ऐसे पंगे लेते। ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। सो दैट इज, क्योंकि ये जब तुम ओवर करोगे तो तुम्हारा एक सीनियर होगा जो इसको एक्सेप्ट भी करेगा, कि हाँ उसने अगर मान लो 10 घंटे काम किया था, 12 घंटे काम किया था, तो उसने एक्चुअली में काम किया है, वो ये कंफर्म करेगा। तुमने अगर 12 घंटे डाल दिया, वो इसको कंफर्म ही नहीं करेगा कि मैं तो करता ही नहीं, एक्सेप्ट कर लेगा, कर लेगा। तुम बोलोगे सर मैंने करा तो था, मैं 3 रातों से नहीं सोया हूँ, 12-12 14-14 घंटे काम कर रहा हूँ, भाई डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, 8 घंटे ही लिखने। आप कहोगे कि मैं तो 12 लिखूंगा, मैं तो 15 लिखूंगा, भाई ठीक है, फिर कल से जॉब पे मत आना, ये तो मैं अप्रूव नहीं कर रहा। हाँ, अगर तुम इतने ज्यादा स्किल्ड हो कि तुमने अगर 12 घंटे काम किया है, तो तुम पूरा ट्रैक रिकॉर्ड बना के रखो विद प्रूफ, ट्रैक रिकॉर्ड बना के रखो अपना, कि मैंने इस घंटे पे ये काम किया, ये मैंने सारी चीजें करी, ये मैंने सारी चीजें करी, ताकि कोई तुम्हें चैलेंज करे तो तुम प्रूव कर सको, भाई ये देख ये काम करा है मैंने सारा। इतना टाइम किसी के पास होता नहीं है। और एक बड़ी चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, जितनी भी बिग 4 होती है, जितनी भी बिग 4 हैं, KPMG, PwC, डिलॉयट, EY, तुम देखना ऑफिस में इनके अंदर कहीं पे भी कैमरास नहीं इंस्टॉल, जबकि बहुत जरूरी होते हैं CCTV आजकल, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी कैमरास नहीं इंस्टॉल। क्यों? कैमरा से प्रूफ हो जाएगा कि तुम 12 घंटे ऑफिस में बैठे। कल को अगर तुम कंपनी पे केस कर दो कि मैं 2 हफ्ते से रात को लेट काम कर रहा हूँ और मेरे को ये पैसे एक्स्ट्रा नहीं दे रहे, तो तुम उसको प्रूफ करके कंपनी पे केस कर सकते हो और कंपनी को तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। तो इन सब ने, इनफैक्ट बहुत सारी कंपनीज हैं जो कंसल्टेंसी कंपनीज हैं, वो अपने पूरे ऑफिस में कैमरेज कहीं इंस्टॉल नहीं करती, इसीलिए इंस्टॉल नहीं करती वो। बहुत चक्कर है, हम अभी तो हमें पता नहीं होता इन सब चीजों का, बड़े खेलते हैं प्लेयर्स। एनीवेज, तो एम्प्लॉयमेंट लॉ, उसके बाद, क्योंकि अब प्रॉब्लम है ना, इंडिया में लॉ के साथ खेला जाता है, फॉरेन में ये चीजें नहीं कर सकते कोई, फॉरेन में करेंगे ठीक है, कंपनी पे केस हो जाएगा,
कि ये क्यों कर रही है, तो लगाना पड़ेगा। इंडिया में कोई ऐसा लॉ है ही नहीं। तो दैट्स व्हाई फॉरेन कंपनीज टेंड टू डू लॉट ऑफ आउटसोर्सिंग इन होम कंट्री, दैट इज इंडिया। चलो एनीवेज, अब आता है डिस्क्रिमिनेशन। एम्प्लॉयमेंट लॉ में ये भी बोला गया है कि देयर शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन जैसे वुमेन एंड मेन, ठीक है, या फिर एज, या फिर उनकी कास्ट, उस पे डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होना चाहिए। बुलिंग और हरासमेंट, ये एम्प्लॉयमेंट लॉ है। जैसे हम एजुकेशन पढ़ते हैं, कॉलेज है, कॉलेज में भी लॉ बना हुआ है बट कोई फॉलो नहीं करता, लेकिन ऑफिस का स्ट्रिक्ट लॉ है कि बुलिंग और हरासमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर होगा तो उस पे केस हो सकता है कंपनी पे और उस पर्सन पे भी, कि कंपनी ने कैसे बुलिंग अलाउ कर दी। डिसिप्लिन और ग्रीवियंस, इसके लिए भी एक एम्प्लॉयमेंट लॉ बना हुआ है कि देयर शुड बी डिसिप्लिन इन द ऑफिस, और हर एम्प्लॉय के लिए एक ग्रीवियंस जगह होनी चाहिए कि उसको कोई भी अगर कंपनी से डाउट है तो एक ग्रीवियंस होना चाहिए जहां पे वो अपना डाउट क्लियर कर सके, अपने इश्यूज बता सके। अगर किसी इंप्लॉय के लिए कोई ग्रीवियंस कॉर्नर बनाया ही नहीं हुआ जहां पे वो अपने इश्यूज क्लियर कर सके, तो वो एम्प्लॉयमेंट लॉ के अंदर आ जाएगा और वो कंपनी पे प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड लास्ट इज रिडंडेंसी प्रोविजन। अगर किसी भी इंप्लॉय को जॉब से निकाल दिया विदाउट गिविंग एनी रीजन, लॉट ऑफ चीजें वो हम आगे पढ़ेंगे, तो उस केस में इंप्लॉय को कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा, और उस केस में और भी चीजें आएंगी जो हम आगे पढ़ेंगे। सो दीज आर दी एरियाज जहां पे एम्प्लॉयमेंट लॉ एप्लीकेबल होता है। एक बार फटाफट से पढ़ लो, किस चीज में डाउट है मुझसे पूछो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। और मैंने बताया था ये कॉन्सेप्चुअल नहीं है पूरा चैप्टर, ये पूरा लर्निंग है। एक बार पढ़ के समझ जाना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, बताओ कौन सी जगह पे एम्प्लॉयमेंट लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेबल नहीं है, तो तुम्हें समझना पड़ेगा कौन कौन से टोटल है और कौन सा नहीं। और जैसी गाइस हो जाए मुझे प्लीज सबने बताना है कि सर हो गया। सर एक बार रिडंडेंसी का बता देंगे। रिडंडेंसी का मतलब होता है कि अगर किसी इंप्लॉय को हमने जॉब से निकाल दिया, रिडंडेंट कर दिया, तो जॉब से निकालने के बाद उसके, अब जॉब से हमने निकाला क्यों है उसको, क्या इस वजह से निकाला है कि वो ठीक से काम नहीं कर रहा था, या हमने अपनी मर्जी से निकाल दिया उसको, तो वहां पे भी हमारा एम्प्लॉयमेंट लॉ लगता है कि अगर किसी बंदे को जॉब से निकाला गया है, देयर शुड बी अ वैलिड रीजन उसको जॉब से निकालने का। और जब भी हम किसी इंप्लॉय को जॉब से निकालते हैं, एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है कि 2 मंथ्स का नोटिस पीरियड सर्व कराना है उसको, उसको नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा, 2 महीने उसको हमें सैलरी देनी पड़ेगी। रिडंडेंसी के बाद अगर मान लो इन केस कोई, अभी हम चीजें आगे पढ़ने वाले हैं, वो ऐसा सिनारियो हो तो हमें उसको 6 महीने के पैसे देने पड़ेंगे एडिशनल। क्योंकि अगर मान लो हमारी कंपनी एकदम से बंद हो रही है, या हम अपनी कंपनी का एक यूनिट बंद कर रहे हैं एकदम से, और हमने एम्प्लॉयज को बोल दिया कि कल से तुम चले जाओ, जैसे तुमने आजकल सुन रहे होगे कि बहुत सारी कंपनीज है वो अपने एम्प्लॉयज को जॉब से निकाल रही है ना, एक दिन में टर्मिनेट हो गए, जॉब से निकाल दे, रिडंडेंट हो गए। यस सर। तो उस केस में डू यू थिंक कि ऐसा है कि उनको अगले महीने से पैसे नहीं मिलेंगे? नहीं, उस केस में उनको अगले 6 मंथ्स के पैसे मिलते हैं। कई कंपनीज में 4 मंथ्स के पैसे मिलते हैं, कि इतने पैसे उनको मिलेंगे ताकि 4 महीने उनका गुजारा भी हो जाए और वो कोई दूसरी जॉब भी देख सके, बिकॉज दैट्स इज रिटन इन लॉ। अगर वो उनको 4 महीने के पैसे नहीं देंगे तो उस पर एम्प्लॉयमेंट लॉ लग जाएगा और वो कंपनी में ही केस हो जाएगा कि तुमने अगर उनको एकदम से रिडंडेंट कर दिया, इसलिए नहीं कि एम्प्लॉय की गलती थी, तुम ठीक है, तुम्हें नहीं चाहिए, तुम्हारे खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, तुम अपने खर्चे कम करना चाहते हो, तो ठीक है, फिर इंप्लॉयज को 4 महीने की सैलरी दो, वो दूसरी जॉब ढूंढेंगे तब तक, और उनको 4 महीने का सारा खर्चा तुम्हें करने, जो भी बेनिफिट्स है वो देने मिलते हैं उनको। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग जिनको जॉब से निकाला जाता है, दे समटाइम्स फील हैप्पी कि हमें 4 महीने के पैसे मिल गए, हम तो वैसे ही अपना काम करना चाहते थे। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, देवर वरीड कि हमें अपना काम स्टार्ट करना है, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करनी है, बट हम नहीं कर पा रहे। वो खुश हो गए कि हमें तो पैसे मिल गए 4 महीने के एडवांस। सो दैट इज रिडंडेंसी प्रोविजन जो एम्प्लॉयमेंट लॉ में कवर्ड है। ओके सर। सर सर बट व्हाट इफ कोविड के द टाइम पे ऐसा एम्प्लॉय नहीं हुआ गेट्स था। सर व्हाट इफ द एम्प्लॉय गेट्स अ जॉब बिटवीन द नोटिस पीरियड। अगर इंप्लॉई नोटिस पीरियड में उसको जॉब मिल जाती है, देखो अब जैसे नोटिस पीरियड 2 मंथ्स का है, मैंने दिसंबर में जॉब छोड़ी, जैन और फेब का मेरा नोटिस पीरियड है। अब नोटिस पीरियड के अंदर मुझे अगर जॉब मिल जाती है तो दो चीजें हैं, मेरी ज्वाइनिंग डेट कब से है, बात इज ज्वाइनिंग डेट। जॉब तो हो सकता है पहले ही मिल जाए, कई कंपनीज बोलती हैं कि ज्वाइनिंग डेट आप एक काम करो, आप पहले ही दिन से ज्वाइन कर लो, आपने छोड़ दी दूसरी कंपनी, आप इसी दिन से हमारे पास आ जाओ। तो जब तुम दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लोगे तो मतलब तुम नोटिस पीरियड सर्व नहीं करोगे कंपनी में। अब जब तुम नोटिस पीरियड सर्व नहीं करोगे तो तुम्हें सैलरी भी नहीं मिलेगी। नोटिस पीरियड तुम्हें भी तो सर्व करना पड़ेगा ना कंपनी को,
ये थोड़ी है तुम कंपनी जा ही नहीं रहे हो और कंपनी तुम्हें ऐसी नोटिस पीरियड के पैसे दे। नोटिस पीरियड में तुम्हारे को ऑफिस जाके एडिशनल कोई नया टास्क नहीं दिया जा सकता, लेकिन तुम्हारे को जो सारा ट्रांसफर होना है, तुम्हारा काम किसी और एम्प्लॉय को देंगे, तुम्हारी जगह कोई और एम्प्लॉय लाएंगे, उसको काम सिखाना, वो सब तुम्हें इस पीरियड में करना पड़ता है। अब अगर तुमने पहले ही तुम चले गए कंपनी से, तो तुम्हें भी वो रिडंडेंसी पे, ये जो होता है नोटिस पीरियड सर्व तुमने नहीं करा, तो तुम्हें इन 2 महीने के पैसे नहीं मिलेंगे। ओके सर। या ईशांत? सर कोविड के टाइम पे ऐसा थोड़ी हुआ था कि कुछ मिल रहा था पे, बहुत सारे लोगों को हटाया था। कोविड के टाइम पे ना लोगों को जॉब से उस टाइम पे हॉल्ट करा था। कोविड पे ना उस टाइम पे, क्योंकि कोविड वाज अ एक्सट्रीम सिचुएशन। कोविड के केस में तो बहुत सारी कंपनीज भी बंद हो गई थी। तो जब एक्सट्रीम सिचुएशन हो, वहां पे ये चीज नहीं लग सकती, क्योंकि हमें पता ही नहीं फ्यूचर में क्या है। कंपनी कहां से पैसे देगी जब कंपनी का काम ही नहीं चल रहा? ठीक है ना, वो तो एक एक्सेप्शनल केस चल रहा था। हालांकि उस केस में भी इंडिया में ये चीज नहीं थी, बट फॉरेन में ये चीज थी कि फॉरेन की गवर्नमेंट जो थी वो इंप्लॉयज को पैसे दे रही थी। उन्होंने कहा था जितने भी इंप्लॉयज को पैसे नहीं मिल रहे, उन इंप्लॉयज को गवर्नमेंट पैसे दे रही थी। बहुत सारी कंट्रीज की गवर्नमेंट जो थी वो इंप्लॉयज को रिडंडेंसी पे दे रही थी कि तुम अभी घर बैठे हो, कुछ काम नहीं कर रहे, कंपनी से तुम्हें निकाल दिया गया है बिकॉज ऑफ कोविड, कंपनी बंद होने वाली है, तो तुम्हारे को गवर्नमेंट पैसे देगी। तो वहां पे गवर्नमेंट कंपनीज को नहीं बोल सकती थी। क्यों? क्योंकि कंपनीज, कोविड चल रहा है, कंपनीज ही बंद हो चुकी है, तो कंपनी कहां से पैसे देगी इंप्लॉयज को? तो दैट वाज अ एक्सट्रीम सिनारियो। बट जैसे आज की डेट में एआई आ रहा है, एआई के केस में बहुत सारे लोगों को निकाला जा रहा है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ कंपनीज मेजर टू रिड्यूस देयर कॉस्ट। उसमें इंप्लॉय की कोई गलती नहीं है, ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर है। तो वहां पे उनको रिडंडेंसी पे उनको देनी पड़ेगी। और ओके सर सर। अगर जैसे नेचुरल डिजास्टर वगैरह होते हैं, हाँ तो फिर उस केस में वो लोग जैसे redundancy हाँ, देंगे। जैसे नेचुरल डिजास्टर मैं तुम्हें बताया है, जो कोविड है, दैट वाज अ काइंड ऑफ नेचुरल डिजास्टर। उस केस में थोड़ी मिलेगा, क्योंकि उस केस में तो कंपनी को भी फ्यूचर नहीं पता अपना चलेगी नहीं चलेगी। कंपनी कहां से पैसे देगी इंप्लॉयज को जब उसका खुद का काम नहीं चल रहा? ओके। वहां पे नहीं चलती, वहां पे फिर ये लॉस हट जाता है, क्योंकि वहां तो एक्सेप्शन आ गया ना वो। अब वो तो चलो, इट्स वी वर लकी कि कोविड वाला टाइम ठीक से निकल गया, ठीक है ना, और सब जी कुछ हो सर। गया, चीजें ठीक होगी। जस्ट इमेजिन जब कोविड स्टार्ट हुआ था, इनिशियली 5-6 मंथ्स तक तो किसी को एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि चीजें इतनी ज्यादा नॉर्मल हो जाएंगी। सारे कह रहे थे कि अब तो देखना, अब तो पूरी उम्र हमें मास्क लगा के रखना पड़ेगा, अब तो पूरी उम्र हमारा सब कुछ ऑनलाइन होगा, वर्क फ्रॉम होम होगा। सबने बोली थी ये चीज। बट देख लो, जी अब ओपन है, बिल्कुल पुराने जैसा टाइम हो गया, एग्जैक्टली वैसा हो गया। ठीक है ना? तो ये होती है हमारी प्रोटेक्शन ऑफ इंप्लॉइज, कहां कहां पे वो एप्लीकेबल होता है। चलो अब हम पढ़ते हैं आगे। अब आता है टर्मिनेशन ऑफ इंप्लॉइज। टर्मिनेशन ऑफ इंप्लॉइज मतलब अगर हमने किसी इंप्लॉय को टर्मिनेट करा है, जॉब से निकाला है, तो उस केस में ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें होंगी, तो जो इंप्लॉय है वो एम्प्लॉयर पे केस कर सकता है, एम्प्लॉयर पे केस कर सकता है, और उसे अच्छा खासा कॉम्पेंसेशन ले सकता है अगर एम्प्लॉयर ने दोनों चीजें करी हैं, बिकॉज दिस इज रॉन्ग। क्या है? पहला है wrongful dismissal। wrongful dismissal का मतलब क्या होता है? Where an employee is dismissed and the employer has breached the terms set out in employee's contract। ध्यान से सुनना, wrongful dismissal मतलब कि हमने एक एम्प्लॉय को बोला कि आपको 2 मंथ्स का नोटिस पीरियड सर्व करना है, अगर आप 2 मंथ्स का नोटिस पीरियड सर्व करोगे तो हम 2 मंथ्स के आपको पैसे देंगे, और अगर हम आपको ऑन द स्पॉट निकाल देंगे, अगर हम आपको ऑन द स्पॉट निकालते हैं, 2 मंथ्स का नोटिस पीरियड भी नहीं देते, तब हम आपको लेट से 4 मंथ्स के पैसे हम आपको देंगे, हमें आपको देने पड़ेंगे। अगर हम एकदम से आपको निकाल देते हैं, नोटिस पीरियड का टाइम भी आपको नहीं देते कि आप दूसरी जॉब ढूंढ सकते। अब ये हमने एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था, हर एम्प्लॉय का एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब एम्प्लॉय को निकाल दिया और उसको बोला भाई देख, कल से नहीं आना, तुम्हें एक पैसा नहीं मिलेगा, कल से नहीं आना, तुम्हें एक पैसा नहीं मिलेगा। दैट इज रॉन्गफुल डिसमिसल, कि हमने उसको डिसमिस करा है, निकाला है, लेकिन हमने सारी कंडीशंस फुलफिल नहीं करी, सारी कंडीशंस फुलफिल नहीं करी, दैट इज रॉन्गफुल डिसमिसल। उस केस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पे केस कर सकता है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर पे केस कर सकता है, और ही कैन गेट द कॉम्पेंसेशन। दैट इज रॉन्गफुल डिसमिसल। मतलब हमने जो हमारा एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट है, एम्प्लॉयर ने उसको फुलफिल नहीं किया। सेकेंड इज अनफेयर डिसमिसल। अनफेयर डिसमिसल का मतलब होता है
कि हमने एम्प्लॉय को जॉब से निकाल दिया बिकॉज ऑफ अ रॉन्ग रीजन। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये दो लड़के थे, ठीक है, ये दो लड़के थे, इसमें से लेट से ये दो लड़के थे, इसको सिगरेट पीने की आदत थी। हुआ क्या, और कंपनी में सिगरेट पीना वो स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, ठीक है, स्ट्रिक्टली उसमें लिखा था, रूल में लिखा हुआ है, लॉ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, अगर आप कंपनी में सिगरेट पीते हुए पाए गए तो उसी दिन आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। ये पर्सन सिगरेट पी रहा था और ये इसके साथ बैठा था, ये पर्सन इसके साथ बैठा था, इसने सिगरेट नहीं पी। लेकिन अब सिगरेट वैसे ये भी पीता है, ये ऐसा नहीं है कि सिगरेट नहीं पीता, ये पीता है, लेकिन इसने कंपनी में नहीं पी, ये बाहर पीता है। अब हुआ क्या, ध्यान से सुनना कहानी, क्योंकि ये लॉ है, ये केसेस होते हैं। क्या हुआ, ये दोनों बाहर गए, बाहर जाके दोनों सिगरेट पी के आए, ये दोनों बाहर जाके सिगरेट पी के आए, कंपनी के अंदर आए, दोनों अपनी जगह पे बैठे, दोनों के मुंह से सिगरेट की स्मेल आ रही थी, ठीक है। ये एम्प्लॉय और तुम दोनों फिर दोबारा से कंपनी के अंदर जैसे 2-3 घंटे बाद वॉशरूम गए या वैसे तुम चाय चुय पीने गए, वहां पे जाके इसने चुपके से पॉकेट से सिगरेट निकाली और वहां पीनी शुरू कर दी, और तुम इसके साथ खड़े थे, ठीक है। एम्प्लॉयर आया, एम्प्लॉयर ने जैसे ही देख लिया कि भाई तुम दोनों सिगरेट पी रहे हो, उसको तो लगा तुम दोनों ही पी रहे हो, उसके हाथ में सिगरेट थी बट स्मेल तुम्हारे मुंह से भी आ रही है, तो उसने तुम दोनों को ऑन द स्पॉट जॉब से निकाल दिया। सो उसकी गलती थी, उसको फेयरली निकाला है, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तो दिस इज अनफेयर डिसमिसल, कि तुम्हारे को रॉन्ग रीजन से निकाला है। अगर तुम ये प्रूफ कर सके कि तुम सिगरेट ऑफिस में नहीं पी रहे थे और उसने तुम्हें निकाल दिया, तो तुम उस पर केस करके उससे अच्छा खासा कॉम्पेंसेशन ले सकते हो कि तूने छानबीन क्यों नहीं की। सो अनफेयर डिसमिसल इज वेयर एन एम्प्लॉय हैज बीन डिसमिस्ड और एन आर्बिट्ररी और रॉन्ग रीजन, द ओनस इज ऑन द एम्प्लॉयर टू प्रूव दैट इट वाज फेयर डिसमिसल। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर मान लो इस एम्प्लॉयर ने तुम्हारे को जॉब से निकाल दिया, ठीक है, तुम चले गए कोर्ट में, तुम चले गए कोर्ट में कि मैं तो देखो सर सिगरेट पी नहीं रहा था, मेरा फ्रेंड पी रहा था, मेरे को जॉब से निकाल दिया, तो तुम्हें नहीं प्रूफ करनी ये चीज कि तुम सिगरेट पी रहे थे, ये एम्प्लॉयर को प्रूफ करनी है। दिस इज ओनस इज ऑन द एम्प्लॉयर टू प्रूफ कि तुम सिगरेट पी रहे थे, इसने तुम्हें जॉब से निकाला गया। अब चाहे वो कैमरेज ढूंढ के लाए, चाहे वो कुछ भी ऐसा करे, इट्स हिज जॉब टू फाइंड आउट कि तुम सिगरेट पी रहे थे और तुम्हारे को लायबल करना। दैट इज योर अनफेयर डिसमिसल, कि तुम्हें रॉन्ग रीजंस की वजह से जॉब से निकाला गया है। ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर हुई, फेलियर टू कंप्लाई विद रेलिवेंट लॉज इन दीज लॉ लीड्स टू बिजनेस बीइंग फाउंड गिल्टी, बिजनेस गिल्टी हो सकता है और एम्प्लॉय को बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं और कंपनी की जो रेपुटेशन खराब होगी वो तो है ही, ठीक है। एक बार ये पढ़ लो अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। सारी डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लेना गाइस, फिर आगे बढ़ते हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस तुम्हें पता होना चाहिए, रॉन्गफुल डिसमिसल और अनफेयर डिसमिसल। रॉन्गफुल मतलब कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं किया, अनफेयर डिसमिसल मतलब कि किसी रॉन्ग रीजन की वजह से हमने उनको निकाला, चाहे हमने पूरा कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल किया, नोटिस पीरियड सब कुछ सर्व करवाया, लेकिन अनफेयर तरीके से उसको निकाल दिया। क्लियर है गाइस, आगे बढ़े। ठीक है सर। यस सर। चलो अब आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज यहाँ पे इम्प्लीकेशंस फॉर द एम्प्लॉयर, कि एम्प्लॉयर के ऊपर इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं अगर उसने कुछ भी गलत काम करा है। तो सीधा सीधा पढ़ते हैं, ये सब तुम थ्योरी में एक बार पढ़ लेना। सो फेलियर टू कंप्लाई विद द एम्प्लॉयमेंट लॉ could lead to employee taking action against the employer, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो एम्प्लॉयर को क्या, अगर एम्प्लॉयर गिल्टी साबित हुआ, जो एम्प्लॉयर है, जो कंपनी है, अगर वो गिल्टी साबित हुई तो उसको क्या क्या देना पड़ सकता है। हो सकता है तुम्हारे को कमीशन कॉम्पेंसेशन पे करना पड़े। तुमने अगर ये केस करा है कि जहां तुम काम कर रहे हो वहां पे वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है,
दीवारें खराब हैं, कभी भी हमें नुकसान हो सकता है, पंखे चलते नहीं है, पूरा दिन पसीने आते हैं, बीमार हो सकते हैं, टॉक्सिक केमिकल लगते हैं, तो उनको अपनी इंप्रूव वर्किंग कंडीशन करनी पड़ेगी। और अगर गलती से नहीं, जानबूझ के तुम्हें निकाला है, अनफेयर डिसमिसल है, तो दोबारा से तुम्हें कंपनी में इंस्टेट करना पड़ेगा, री इंस्टेट द एम्प्लॉय इफ एप्लीकेबल, इफ अप्रोप्रिएट। ऑल्टरनेटिवली एम्प्लॉय मे टेक एम्प्लॉय टू कोर्ट ऑल्दो द कॉस्ट ऑफ दिस मे बी प्रोहिबिटिव। चलो वो तो अलग चीज है। तो दिस इज द थिंग जो चीज करनी पड़ेगी। अगर एम्प्लॉय ने कंप्लेंट डाली है तो एम्प्लॉयर को ये 3 चीजें उसको देनी पड़ेंगी, अगर एम्प्लॉयर गिल्टी हुआ तो। ठीक है, ये पढ़ लेना एक बार जब तुम्हें नोट्स मिलेंगे। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि इसका जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो प्रैक्टिकल भी होता है। तो लेट्स से इन जनवरी 2020 टीवी प्रेजेंटर समीरा अहमद won a gender discrimination case against BBC at an employment tribunal। ट्राइब्यूनल मतलब एक कोर्ट, एम्प्लॉयमेंट कोर्ट बोल सकते हैं। वहां पे इस ईयर में, ये रियल लाइफ एग्जांपल है गाइस, दिस इज नॉट एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल, कि एक लेडी समीरा अहमद ने बीबीसी कंपनी के अगेंस्ट एम्प्लॉयमेंट ट्राइब्यूनल में केस जीता था। She claimed that work she performed as a presenter of BBC's News Watch program was of equal value to the work performed by a male presenter, Jeremy Vine, who presented the point of view, yet Mr. Vine was paid almost 7 times the salary। इस पर्सन को 7 टाइम सैलरी पे की जाती थी, जबकि जो ये थी समीरा अहमद, उसको कम पे की जाती थी। जो जितनी समीरा को पे की जाती थी उसके 7 टाइम वाइन को पे की जाती थी। तो उसने बोली एक बात, उसने बोली, केस कर दिया कि हम दोनों सेम काम कर रहे हैं, वो भी प्रेजेंट करते हैं, मैं भी प्रेजेंट करती हूँ, दोनों का स्क्रीन टाइम सेम है, तो उसकी सैलरी ज्यादा क्यों है? चाहे उसका ब्रांड नेम बहुत ज्यादा है, बट उसकी सैलरी ज्यादा क्यों है? एंड शी वॉन द केस, एंड उसको 7 लाख पाउंड देने पड़े। 7 लाख पाउंड मतलब, अगर मैं इसमें जीरोस लगाऊं, 7 करोड़ रुपए उसको मिले ये केस जीती। शी वॉन द केस एंड शी वॉन 7 करोड़ रुपीज। सो ये होते हैं हमारे रियल लाइफ एग्जांपल्स। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि शी इज अ हीरो या ही इज अ हीरो, जस्ट एन एग्जांपल कि ऐसे हमारे एम्प्लॉयमेंट लॉ के अगेंस्ट केस कर सकते हैं। इंडिया में ये चीज एप्लीकेबल नहीं है, तुम केस करोगे तो धमकियां मिलेंगी, कोर्ट में चलता रहेगा, भागे भागे कोई सुनने वाला नहीं है। वो इंडिया में है, बट फॉरेन में ऐसा नहीं है, फॉरेन में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है। नेक्स्ट आता है हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ। अब एम्प्लॉयमेंट लॉ यहां पे इतना ही है, जब तुम F4 करोगे वहां तुम्हारा पूरा डिटेल में आएगा, यहां पे इतना ही। हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ क्या कहता है? इसका जो मेन क्रक्स है वो ये है कि हमारे जो इंप्लॉइज हैं, वी शुड प्रोवाइड देम अ हेल्दी एंड सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट, कि हमें अपने इंप्लॉइज को एक हेल्दी एंड सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट देना चाहिए। कौन बनेगा करोड़पति? ठीक है, सही है। कौन बनेगा करोड़पति में तो 15 क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ते हैं, इसमें इतने तो फ्री सारे। में मिल गया सर। इसमें तो फ्री में मिल गया? नहीं, फ्री में नहीं मिला, मेहनत करी उसने, मेहनत करी। अरे फॉरेन में मैं तुम्हें बताऊं, अगर केसेस बताऊंगा ना, यू विल, मतलब तुम्हें पता चलेगा फॉरेन में एक्चुअली में वहां पे कॉम्पेंसेशन कल्चर है। वहां ये कॉम्पेंसेशन कल्चर है। वहां तो इंप्लॉइज को मौका चाहिए कंपनी पे केस करने का, क्योंकि उनको पता है उनको पैसे मिलेंगे। एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताता हूं। ये स्टेयर्स है, इस जगह पे एक दूसरा इंप्लॉय ऊपर जा रहा था, वैसे लोग चढ़ रहे थे, तो यहाँ किसी इंप्लॉय की बॉर्डर से थोड़ा सा पानी गिर गया, और कोई कैमरा अंदर नहीं लगा हुआ था। एक बंदा ऊपर चढ़ा, जानबूझ के उसने इस पे अपना पैर स्लिप करा, और जानबूझ के पैर स्लिप करके वो नीचे गिर गया। ठीक है, उसको थोड़ी बहुत चोट वगैरह भी आई, उसने कंपनी में केस कर दिया, और कंपनी को उसको पैसे देने पड़े। क्यों? क्योंकि वहां पे पानी गिरा हुआ था, वो स्लिप करके गिरा, तो उसको सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं दिया था, वो केस जीत गया। तो फॉरेन में कंपनीज में तुम देखोगे इतनी ज्यादा नीटनेस होती है, वहां पे इतने सारे रूल्स बने होते हैं। अपनी वाटर बॉटल नहीं कैरी करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इतने सारे रूल्स होते हैं। क्यों? उनको पता है कि अगर एक भी चीज गड़बड़ हो गई तो भैया बंदा तो आएगा, वो तो कोई भी इंप्लॉय आएगा, वो तो पैसे मार के निकल लेगा। ये अब सिंपल सी बात है, जैसे इसने ये एग्जाम्पल दिया, उस बंदे को पैसे ज्यादा मिल रहे थे, इसको कम मिल रहे थे लेडी को, तो इसको जॉब ही नहीं करनी चाहिए थी। इसने जॉब ही क्यों करी? ना करती जॉब। इसने जॉब भी करी जान के, और जॉब करके फिर केस भी कर दिया। ठीक है ना? हालांकि आई डोंट नो व्हाई कंपनी ने ये चीज क्यों नहीं वो कर पाई, इसको एक्सप्लेन कर पाई। ऐसा ही एक केस
मैं तुम्हें बताता हूँ, ऐसा ही एक केस ना हमारा क्रिकेट पे भी हुआ था, क्रिकेट बोर्ड पे भी हुआ था। मैं एम नॉट इनटू क्रिकेट सो मच, तो मैं इसकी डिटेल्स में नहीं बता पाऊंगा एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड, बट मैं तुम्हें बताता हूँ। ये फीमेल है, ये मेल है। कहते हैं एक फीमेल को जो पैसे मिलते हैं, इसको पैसे मिले एक मैच के लेट से 5 लाख। इंटरनेशनल मैच है, वर्ल्ड कप है, फीमेल वर्ल्ड कप, इसको मिले 5 लाख। मेल है, इंटरनेशनल वर्ल्ड कप है, इसको मिले 50 लाख। तो फीमेल ने केस कर दिया। एक्चुअली में ये केस किया था फीमेल ने कि उसको कम मिल रहे हैं, ओ सॉरी मुझे इतने कम मिल रहे हैं, उसको 10 टाइम ज्यादा मिल रहे हैं, तो उसने केस कर दिया। बट जो लॉयर्स होते हैं, लॉयर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। अच्छा लॉयर काफी चीजें घुमाता है। आई डोंट नो वाई इस कंपनी का लॉयर क्यों नहीं ऐसा घुमा पाया। फॉरेन के लोग थोड़े सीधे होते हैं, उनको ज्यादा उल्टी सीधी चीजें आती नहीं है। इंडियन लॉयर्स ही हैं जो ऐसी तैसी फेर देते हैं। तो उन्होंने अच्छा लॉयर अपॉइंट किया। उन्होंने लॉयर ने देखो क्या सिंपल सा एग्जाम्पल दिया, बड़ा अच्छा। उसने बोला तुम्हारे को मिलते हैं 5 लाख। जो वुमेन क्रिकेट बोर्ड है, वो अगर हम वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप चलाएंगे, तो जो रेवेन्यू हमें जनरेट होगा वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप से, लेट से वो होगा, जस्ट एन एग्जांपल, लेट से वो होगा हमें 10 करोड़ बस, क्योंकि इतने ही लोग देखने आते हैं वुमेन वर्ल्ड कप। जबकि मेल वर्ल्ड कप जब होता है, तो जो हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है, वो जनरेट होता है इतने करोड़, क्योंकि बहुत सारा पूरा वर्ल्ड आता है वर्ल्ड कप देखने। दूसरी चीज, एक एम्प्लॉय को, एक जो है उसको अगर 5 लाख मिल रहे हैं 10 करोड़ के, दैट मीन्स शी इज गेटिंग 0.5% या 0.05%, जो भी उसके बोर्ड की कमाई है, 0.05% पूरी रेवेन्यू का जो बोर्ड को मिल रहा है वो इसको जा रहा है। ठीक है ना। जबकि मेल का देखो, इसका 0.0001% है जो पूरा बोर्ड का रेवेन्यू है। तो देखा जाए ओवरऑल पूरे रेवेन्यू से मेल का परसेंटेज कम है, इसका ज्यादा है। मतलब देखा जाए तो लड़की को एक्चुअली में पैसे ज्यादा मिल रहे हैं। पॉइंट इज, जब उस बोर्ड का रेवेन्यू ही नहीं इतना, तो वो एम्प्लॉयज वुमेन को कहां से पैसे दे देगी। ऑब्वियस ही बात है ना, जब उनकी वुमेन वर्ल्ड कप, ठीक है इट्स अ गुड वर्ल्ड कप, लेकिन अगर वुमेन वर्ल्ड कप का रेवेन्यू ही इतना ज्यादा नहीं है, तो वो कहां से इनको पैसे दे देंगी। उन्होंने बोला कि अगर ये वर्ल्ड कप दोनों का रेवेन्यू सेम हो, तो वुमेन को लड़कों से ज्यादा मिलेगा उल्टा। तो दैट्स वाई वो केस जो है वो वहीं पे खारिज हो गया। दिस इज लॉ, Okay, sir. दिस इज लॉ, दिस इज हाउ वी हैव टू प्ले विद लॉ। इंडिया में भी बहुत लोग केस करते हैं, एम्प्लॉयर्स पे केस करते हैं। एम्प्लॉयर के अच्छे अच्छे लॉयर होते हैं, वो अपनी कंडीशन बनाते हैं। बट चलो एनीवेज, लेट्स नॉट डिग डीपर इनटू दिस, क्योंकि लॉ है, प्रैक्टिकल है, इसमें बातें करेंगे तो पूरी क्लास ऐसे ही निकल जाएगी। ये तो सिर्फ मुझे तुम्हारा इंटरेस्ट बनाना था, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट है, ये लॉ है। अगर मैं वैसे पढ़ाऊंगा तो सारे बोर हो जाओगे। एनीवेज, तो हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ बेसिकली इसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो ये बताता है कि एम्प्लॉयर हैज अ लीगल ऑब्लिगेशन अंडर डोमेस्टिक लॉ, मतलब अपनी कंट्रीज के लॉ, कि कोई भी जो एम्प्लॉय है वो हेल्दी और उसको सेफ्टी दे वर्क पे। एक्सीडेंट्स एंड इलनेस कॉस्ट द एम्प्लॉयर मनी। अगर तुम्हारे एम्प्लॉय कोई भी है, उसको एक्सीडेंट हो गया ऑफिस के अंदर, ऑफिस में वो बीमार हो गया ऑफिस में, वो कंपनी पे केस कर सकता है। हाँ, अगर वो बीमार हो गया तब भी कर सकता है वो केस। अ कंपनीज रेपुटेशन इन द मार्केट प्लेस एंड सोसाइटी में सफर, अगर वो ऐसे काम करती है। इसको अभी हम छोड़ देंगे, क्योंकि स्पेसिफिकली यूके के लिए बताया हुआ। अब हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ तो बन गया, तो क्या इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉय की कोई ड्यूटी नहीं है। एम्प्लॉय की कोई ड्यूटी नहीं है। जैसे वहां पे अगर पानी गिरा हुआ था, तो एम्प्लॉय वहां से ना जाता स्टेयर्स में, वो अगला जान के गया था कि मैं गिरूं और मेरे को कॉम्पनसेशन मिले। ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि वहां पे अगर कैमरेज लगे हुए हैं तो वो फंस जाएगा। उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं जेन्युइनली गिरा था, मैंने नहीं देखा पानी। कंपनी को वहां पे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो दैट इज हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ। तो हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ के लिए अब हम पढ़ते हैं एम्प्लॉयर की ड्यूटी क्या है। एम्प्लॉयर ड्यूटी टूवर्ड्स एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉय के लिए उसकी ड्यूटी क्या है, कि वो उसको हेल्थ एंड सेफ्टी है। सर ये चैप्टर बड़ा है, चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा। इसमें जैसे हमने 4 लॉ पढ़े थे, एम्प्लॉयर लॉ, उसके बाद हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ, फिर है कॉन्ट्रैक्ट लॉ, फिर है सेल एंड गुड्स एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट लॉ और सेल और गुड एक्ट बहुत छोटा सा है, मेजरली यही वाला पार्ट है। थोड़ा सा फास्ट चलाते हैं, मैं इसको आज कवर करा दूंगा। तो एम्प्लॉयर की ड्यूटी क्या होती है गाइस? सबसे पहला, ऑल वर्क प्रैक्टिसेस मस्ट बी सेफ, सारा काम अच्छे तरीके से करना है। वर्किंग इन्वायरमेंट मस्ट बी सेफ, तुम्हारा ऐसा नहीं टूटी फूटी बिल्डिंग में काम करा रहे हो, एम्प्लॉयज की जान को रिस्क है। ऑल प्लांट एंड इक्विपमेंट्स
must be maintained to necessary standard के जितने भी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स आप यूज कर रहे हो, मशीन्स यूज कर रहे हो, वो नेसेसरी स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रही हैं, क्योंकि खराब मशीन्स पे अगर कोई एम्प्लॉय काम करेगा तो उसके साथ एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा हैं। इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग एंड सुपरविजन शुड बी एनकरेज सेफ वर्किंग प्रैक्टिसेस। हमें एम्प्लॉयज को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, हर चीज सिखानी पड़ेगी कि तुम्हें इस तरह से काम करना है वरना गड़बड़ हो जाएगी। एक बंदा रखना पड़ेगा जो ध्यान रखे कुछ भी गलत ना हो। द सेफ्टी पॉलिसी शुड बी क्लियरली कम्युनिकेटेड टू द स्टाफ, कि जो भी सेफ्टी पॉलिसी कंपनी ने बनाई है वो हर बंदे को क्लियरली कम्युनिकेट हो, उसको मेल पे भेजी जाए, ऑफिस के एंट्रेंस पे जहां पे नोटिस बोर्ड लगा होता है वहां ये चीजें लिखी जाए, काफी जगहों पे लिखी हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऑफिस में तुम्हारा फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ लगा हुआ है, फायर एक्सटिंग्विशर है, ठीक है, ये तुम्हारे यहाँ लगा हुआ है, इतना बड़ा तुम्हारा ऑफिस है, काफी बड़ा, काफी घुमा फिरा के टेढ़ा बेड़ा तुम्हारा ऑफिस है, आग लगी, ये एम्प्लॉय यहाँ बैठे है, इसको क्या पता फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ है भाई। लेकिन अगर हर जगह लिखा हुआ है फायर एक्सटिंग्विशर दिस साइड, फायर एक्सटिंग्विशर दिस साइड, फायर एक्सटिंग्विशर दिस साइड, ये भाग के जा सकता है। दैट इज कि सारी चीजें कम्युनिकेट होनी चाहिए स्टाफ को। नेक्स्ट, एम्प्लॉयर्स मस्ट कैरी आउट रिस्क असेसमेंट जनरली इन राइटिंग ऑफ ऑल वर्क हैजार्ड्स। Assessment should be continuous. They must assess the risk to anyone affected by their work activities. तुमने शायद सुना हो कि जो कॉर्पोरेट्स होती हैं, बिग कॉर्पोरेट्स होती हैं, वहां पे फायर ड्रिल होती है। सुना है फायर ड्रिल किसी ने? हाँ सर। फायर ड्रिल सर। बेसिकली, फायर ड्रिल क्या होता है? फायर ड्रिल, चलो तुम में से कोई बताओ फायर ड्रिल। दीपांकर तुम बताओ, व्हाट इज फायर ड्रिल? तो एक तरह की एक्सरसाइज होती है ऑफिस में जिसमें ट्रेनिंग दी जाती है एम्प्लॉयज को भी कि इन केस अगर आपको आपके ऑफिस में अगर आग लग जाती है तो आपको किस तरह से इवैक्यूएट करना है और किस तरह से आप आग मतलब बुझा भी सकते हो और इवैक्यूएट कर सकते हो। परफेक्ट, दैट इज अ फायर ड्रिल। वो कंपनी क्या फायर ड्रिल एम्प्लॉय के भले के लिए करती है? नहीं, वो लॉ में लिखा हुआ है कि अगर तुम फायर ड्रिल, वो जब फायर ड्रिल होती है ना, तुम देखना जब भी तुम्हारे ऑफिस में फायर ड्रिल हुई होगी, कैमरेज, लोग कैमरा लेके खड़े होते हैं काफी कंपनीज वाले, कि हम पिक्चर्स लेते हैं सबकी, एम्प्लॉयज बाहर आते हैं उनकी पिक्चर्स लेते हैं, क्योंकि वो उनको प्रूफ करना पड़ता है कि यहाँ पे फायर ड्रिल हमने कराई है, कंडक्ट कराई है हमने, ये प्रूफ दिखाना पड़ता है, बिकॉज दैट इज इन लॉ कि हमें वो चीज करानी पड़ेगी। वो नहीं कराएंगे तो उनके ऊपर ये नेगेटिव इंपैक्ट होगा। दे मस्ट शेयर हैजार्ड एंड रिस्क इंफॉर्मेशन विद अदर एम्प्लॉयर्स इंक्लूडिंग दोज ऑन एडजॉइनिंग प्रीमाइसेस, अदर साइड ऑक्यूपायर्स एंड अदर सब कॉन्ट्रैक्टर्स कमिंग इनटू प्रीमाइसेस। कि अगर एक ही बिल्डिंग में 3 अलग अलग फ्लोर्स हैं और वहां पे तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं, तो मान लो हमारे जहां पे मैंने अपना सेफ्टी हैजार्ड कुछ लगाया हुआ है, तो मुझे सबको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि कोई भी दिक्कत हो यहाँ पे आ जाओ, मैंने यहाँ ये चीज करी हुई है। दैट इज इंपॉर्टेंट। जैसे मान लो एक ये बिल्डिंग है, सर लाइक इसमें रेफ्यूजी इन्होंने एरिया। लाइक रेफ्यूजी एरिया, लाइक इन्होंने यहाँ पे एक बेसमेंट काफी बड़ी बनाई हुई है कि कल को अर्थक्वेक आया, काफी स्ट्रांग आया, तो सारे यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो इस बिल्डिंग में 3 फ्लोर है, तो वो ये ना सोचे कि हम अपना ही बस यहाँ पे रखेंगे, इनको बताना ही नहीं, इनको सबको बताना पड़ेगा, वो उसी प्रीमाइसेस के लोगों को। नेक्स्ट, दे मस्ट इंट्रोड्यूस कंट्रोल्स टू रिड्यूस रिस्क। रिस्क कम करने के लिए उनको कंट्रोल्स, कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे कि रिस्क ऐसे ना हो, कि हम हर चीज चेक करते रहें, हर चीज के कुछ लोग अपॉइंट करें जो चेक करें हर महीने बाद के फायर एक्सटिंग्विशर ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा, हो सके तो उसको रिप्लेस करें, ठीक है। जो भी वर्किंग एनवायरनमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करें। दैट मीन्स एक प्रॉपर कंट्रोल रखें उस चीज का। कंट्रोल का मतलब ये नहीं है काबू करना, कंट्रोल मतलब उसको चेक करते रहना रेगुलर टाइम पे, कुछ भी इश्यूज है उसको ठीक करना ताकि रिस्क ना हो। दे शुड रिवाइज सेफ्टी पॉलिसीज को अगर जब चाहे जरूरत पड़ी रिवाइज करना पड़ेगा। दे मस्ट आइडेंटिफाई एम्प्लॉयज हु आर स्पेशली एट रिस्क। जो एम्प्लॉयज स्पेशली रिस्क पे हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उनको अलग से चीजें प्रोवाइड करना। दे मस्ट एम्प्लॉय कॉम्पिटेंट एंड सेफ्टी हेल्थ एडवाइजर्स, कि जो उनके हेल्थ एडवाइजर्स हैं वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए। कि कंपनी में उन्होंने डॉक्टर तो रख लिया है इमरजेंसी के लिए, लेकिन उसको कुछ ज्यादा जाता नहीं है, वैसी कोई नर्स, ऐसा नहीं, दे शुड बी कॉम्पिटेंट। ये सारी चीजें हैं जो एम्प्लॉयर पे एप्लीकेबल है। अब क्या एम्प्लॉय की कोई ड्यूटी नहीं है? एम्प्लॉय की भी ड्यूटीज आती हैं। पहला, टेक रीजनेबल केयर ऑफ देमसेल्फ एंड अदर्स। अपना भी ध्यान रखना और दूसरों का भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री में फायर होगी और तुम आराम से बैठे हो, तुम कुछ काम ही नहीं कर रहे हो, तुम कह रहे हो कोई बात नहीं, जल गया, मैंने तो इंश्योरेंस कराई हुई है अपनी, घर वालों को खूब 2-3 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, उल्टा कंपनी पे मैं केस और ठोक दूंगा, मैं और पैसे कमा लूंगा। नहीं,
तुम्हें भी रीजनेबल केयर रखनी है अपनी और सबकी। अलाउ द एम्प्लॉयर टू कैरी आउट देयर ड्यूटीज प्रॉपरली। जैसे अभी फायर ड्रिल है, मैंने एक्चुअली इन फॉरेन में ये चीज नहीं होती, इंडिया में जब फायर ड्रिल होती है ना, बहुत लोग फायर ड्रिल को सीरियसली नहीं लेते कि यार टाइम वेस्ट करा रहे हैं, काम कराना है। लेकिन वहां पे अगर वो नहीं कहीं जाएंगे तो एम्प्लॉयर उनको पकड़ के धमका सकता है कि भाई तू फायर ड्रिल में क्यों नहीं आया, तेरी मैं सैलरी काट रहा हूँ। अगला बोलेगा ना नहीं मेरी क्यों सैलरी काट रहे हो सर, क्योंकि तुझे भी इन ड्यूटीज में आना चाहिए था, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये और एज पर लॉ है। नॉट इंटरफेयर इंटेंशनली और रेकलेसली विद एनी मशीन और इक्विपमेंट। जानबूझ के किसी मशीन से पंगे नहीं लेने, चोट लग गई तो। Inform the employer of any situation which may be a danger. Inform the employer of any situation which may be in danger. Employer को बताना पड़ेगा। Use all equipments properly. सारे equipments को properly use करना है। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा इसका एग्जांपल देता हूँ, एंड आई जस्ट वांट, ये एग्जाम से रिलेटेड नहीं है बट जस्ट कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम सबकी अंडरस्टैंडिंग कैसी रही है अभी तक जो मैंने बताया है। देखो, ये एक एम्प्लॉय है, इसके पास ऑफिस का लैपटॉप है, ठीक है, और ये लैपटॉप दे आर अलाउड टू टेक द लैपटॉप होम। कंपनी में लिखा कहीं नहीं हुआ बट दे आर अलाउड टू टेक द लैपटॉप होम ऑफिस में, क्योंकि मिक्स हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। ये बंदा लैपटॉप घर लेके आया। घर जब ये लैपटॉप लाया तो रात को ये सो रहा था, लैपटॉप बिल्कुल इसके बेड के पास ही पड़ा था, और उस लैपटॉप में पता नहीं एकदम से बैटरी में कुछ प्रॉब्लम हुई और बैटरी एक्सप्लोड कर गई। अब जब बैटरी एक्सप्लोड कर गई तो इसका बेड भी सारा जल गया, इसको भी काफी डैमेज हुआ, आसपास जो लोग थे उनको भी डैमेज हुआ, काफी इश्यूज हो गए, इसका काफी नुकसान हो गया। तो मुझे बताओ क्या ये कंपनी पे केस कर सकता है, और अगर ये केस करेगा तो क्या ये केस जीत सकता है, और क्या इसकी गलती है कि नहीं है? नहीं तो सर। शायद बैटरी इसकी कैसे गलती वैल्यू हो डिपेंड सकती करता है। है? एक मिनट, एक एक करके, पहले अब ईशान तुम बताओ। सर बैटरी कैसे जली हो डिपेंड करता है ना कि इसकी गलती की वजह से जली है या लैपटॉप ही इसने वहां बेड से खराब आया। इसने बेड पे रखा था लैपटॉप, लैपटॉप ऑफ था, रात को सो रहा था, एसी चल रहा था, चल गई, ये सिचुएशन। चलो सर, अगर ऐसी सिचुएशन है तो शायद कंपनी को पैसे देने पड़े, क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन ना होती, अगर उसकी गलती होती कि उसने पानी गिरा दिया एंड ऑल, सो शायद उसको फिर पे करना होता। ओके, हाँ यस सर, मैं मेरा भी सेम व्यू है कि कंपनसेशन दीपांकर तुम मिलेगा बताओ। इसको। सर इसमें कंपनी लाइबल नहीं होगी क्योंकि जो इवेंट हुआ है सर वो वर्किंग प्रेमाइसिस में नहीं हुआ है सर। देखो अब ये जो आंसर आया ये कॉर्पोरेट बंदे से आया, यू आर डूइंग जॉब ना दीपांकर। यस सर। देखो ये आंसर हमें कॉर्पोरेट पर्सन से आंसर आया है, विच इज द राइट आंसर। हमने एज पर लॉ ये चीज समझ ली, लेकिन एक्चुअल कॉर्पोरेट में क्या होता है कि ये जो चीज है, पहली बात तो एक घर में हुई है, और ये चीज इंप्लॉय किसी तरीके से प्रूव नहीं कर सकता कि एक्सप्लोड जो हुआ है वो इसकी गलती से नहीं हुआ। ऑफिस में होता तो एम्प्लॉयर की ड्यूटी होती ये बताना कि हमारी गलती से एक्सप्लोड नहीं हुआ, इसने जानबूझ के गलत यूज करा था, तब एम्प्लॉयर का ड्यूटी है। लेकिन अगर ये रात को घर पे सो रहा है आफ्टर वर्किंग आवर्स, चाहे वो लैपटॉप कंपनी का इसके पास है, तो इट इज हिज ड्यूटी टू प्रूव कि वो लैपटॉप इसकी वजह से नहीं चला, जो ये कभी प्रूव नहीं कर सकता, तो इसको कुछ भी कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा कंपनी से। वेरी गुड दीपांकर। सो दिस इज हाउ द लॉज आर मेड। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती है लॉ में, लॉ इज नॉट स्पेसिफिक। जब तुम F4 पढ़ोगे वहां देखना इतनी सिचुएशंस आएंगी, यू माइट थिंक कि ये सही होगा, जबकि वो सही नहीं है, दूसरी चीज सही होगी, क्योंकि लॉ में कुछ और लिखा हुआ है। ठीक है, सो दैट इज एम्प्लॉयर ड्यूटी, एम्प्लॉय ड्यूटी। यहाँ पे ये आ जाएगा कि एम्प्लॉय को ठीक से उसको ध्यान रखना चाहिए था, उसने बेड पे रखा ही क्यों लैपटॉप? लैपटॉप कोई बेड पे रखने की चीज है, लैपटॉप को टेबल पे रखता। दूसरा, लैपटॉप ऑन था ऑफ था वो कैसे पता चलेगा? क्या पता लैपटॉप ऑन रह गया हो, हाइबरनेट पे हो, या क्या पता लैपटॉप की जो बैटरी थी वो ऑफिस में भी फूल रही थी। लैपटॉप जब हम रखते हैं टेबल पे वो नॉर्मली सेट हो जाता है, लेकिन जब इसने ऑफिस पे टेबल पे रखा वो लैपटॉप थोड़ा झूल रहा था, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी बैटरी फूल रही थी, उसने ध्यान ही नहीं दिया उस चीज पे। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, बट इस सिनारियो में अगर घर पे हुआ है तो चाहे इसकी गलती नहीं भी है, अगर इसकी गलती नहीं भी है तब भी ये प्रूव नहीं कर सकता, तो ही विल नॉट गेट एनी कॉम्पेंसेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर। ठीक है, तो दीज आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय ड्यूटीज। 2 मिनट लगाओ, फटाफट से इसको पढ़ लो वर्ड टू वर्ड एक बार, फिर हम बढ़ते हैं आगे।
जैसी का सारे पढ़ लो, मुझे प्लीज बताना। हाँ सर, नीचे कर दो। मीनल समझ आ रहा है? डन सर। डन सर। चलो अब पढ़ते हैं आगे, फटाफट से ये भी पढ़ लो। ओके सर डन। ओके, धीरे गाइस आगे बढ़े। चलो अब गाइस एक छोटी सी चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अभी मैंने तुम्हें लॉ के बारे में जैसे चीजें दिखाई हैं और एक चीज क्लियरली बताई है क्या, कि ये लॉ है। इसको अगर मैं प्रैक्टिकली एग्जांपल दे दे के बहुत ज्यादा करूंगा तो वो काफी ज्यादा डिटेल हो जाएगा। तो लेट्स मूव अ बिट फास्टर, बट आई एम मेकिंग श्योर, आई विल मेक श्योर कि तुम्हें सारी चीजें अच्छे से समझ आए। ऐसा नहीं होगा कि कुछ समझ नहीं आएगा, सब कुछ समझ आएगा, बट कुछ चीजें आई विल लीव इट फॉर योर रीडिंग, कि तुम्हें एक बार वो चीज पढ़नी है, कॉन्सेप्ट में सारे बता दूंगा। नेक्स्ट आता है हमारा गाइस डेटा प्रोटेक्शन एंड डेटा सिक्योरिटी। डेटा प्रोटेक्शन एंड डेटा सिक्योरिटी। अब डेटा प्रोटेक्शन एंड डेटा सिक्योरिटी क्या है, देखो ये मैं तुम्हें एग्जांपल देके बताता हूं। एग्जांपल है, लेट्स से एयरटेल है। एयरटेल के पास जितने भी अपने कंज्यूमर्स हैं उन सब का आधार कार्ड की कॉपी है, सबका कॉन्टैक्ट नंबर है, सबकी ईमेल आईडी है, आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ भी आता है, सबका डेट ऑफ बर्थ है, और तुम पेमेंट भी करते हो। वैसे तो पेमेंट वगैरह जो भी प्रूफ हमारे होते हैं वो इनके पास नहीं रहते, बट कई कंपनीज होती हैं जो तुम्हारा जो क्रेडिट कार्ड होता है उसका डेटा वो स्टोर कर लेते हैं, सिक्योर कर लेते हैं अपने पास, ताकि नेक्स्ट टाइम तुम्हें अगर पेमेंट करनी पड़े तो पूरी डिटेल फिल ना करनी पड़े, तुम्हें सिर्फ एक सीवीवी डालना होता है और तुम्हारी पेमेंट हो जाएगी। दैट इज तुम्हारा इतना डेटा एयरटेल के पास है। अब एयरटेल की उस डेटा के रिगार्डिंग क्या दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। पहला है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब क्या है कि ये जो डेटा तुम्हारा है ये डेटा तुम प्रोटेक्ट करके अपने पास रखो, ऐसा ना हो इस डेटा का तुम मिसयूज करो, कि कस्टमर का डेटा तुमने बाहर किसी को भी दे दिया, ठीक है, किसी को भी बाहर पकड़ा दिया तुमने डेटा कि ये लो डेटा, वहां से वो तुम्हारी इंफॉर्मेशन निकाल के तुम्हारे को बार बार कॉल्स कर रहे हैं। जैसे तुमने देखा होगा कि तुम्हें पता नहीं क्रेडिट कार्ड तक के लिए कॉल आती है जबकि तुमने आज तक अप्लाई भी नहीं किया हुआ, तुम्हारी नाम, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ सब पता होता है उनको, कहां से इंफॉर्मेशन मिली, ऐसी जगहों से इंफॉर्मेशन मिली। दैट इज डेटा प्रोटेक्शन। डेटा सिक्योरिटी का मतलब होता है ये सारा डेटा एयरटेल ने अपने पास सर्वर में स्टोर किया हुआ है। अब ऐसा ना हो कि सर्वर उनका हैक हो जाए और कोई भी ये डेटा चोरी कर ले, यहां से डेटा चोरी कर ले, दैट इज सिक्योरिटी। उनको तुम्हारा डेटा सिक्योर रखना है, जहां पे भी वो डेटा रखते हैं सिक्योर रखना है। ये नहीं है कि डेटा तुम्हारा डैमेज हो जाए, पूरा डेटा तुम्हारा मिसप्लेस हो जाए, सिक्योर रखना है तुम्हारा। सो प्रोटेक्शन मतलब कि डेटा लीक नहीं करना, प्रोटेक्ट करके रखना है, तुम्हारा डेटा किसी को देना नहीं है। और सिक्योरिटी मतलब कि डेटा सिक्योर रखना है, ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा आ रहा है उसके पास तुम्हारे डेटा का एक्सेस है और वो चोरी ना। तो एक इंडिया में ऐसा भी एक छोटा सा केस हुआ था कि एक बंदे ने एक सिम लिया, आज ही के दिन उसने एयरटेल का सिम लिया या वोडाफोन का सिम लिया या जियो का सिम लिया। 2 दिन बाद उसको क्रेडिट कार्ड कंपनी से कॉल आने शुरू हो गए कि हाँ जी, जैसे उसका नाम है एबीसी, हाँ जी एबीसी आपका ये आपकी ईमेल आईडी है, ये है वो है, यू आर एलिजिबल फॉर अ क्रेडिट कार्ड, इतने तक का आपको क्रेडिट कार्ड हो जाएगा। उसने वो कॉल रिकॉर्ड कर ली और कोर्ट में केस कर दिया कि देखो मैंने अभी सिम लिया ही था और इसके अलावा मैंने इंफॉर्मेशन ही कॉन्टैक्ट नंबर किसी को नहीं दिया, तो क्रेडिट कार्ड वालों के पास मेरा नंबर कैसे आ गया। तो तब एयरटेल वालों ने बताया, क्लैरिफिकेशन दी क्या, कि जब तुम ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म साइन करते हो ना, वहां हर चीज पे हम एक्सेप्ट करते हैं,
भाई छोटा सा लिखा होता है एक्सेप्टेंस पे कि कंपनी कैन यूज योर डेटा फॉर प्रमोशनल पर्पसेस, कंपनी कैन शेयर योर डेटा विद एक्सटर्नल यूजर फॉर प्रमोशनल पर्पसेस। तो वहां पे तुम ऑलरेडी टिक करते हो, तुम कभी ध्यान नहीं देते, तुम्हें क्या बोला जाता है कि ये 5 चीजें हैं उन पे टिक कर दो, दैट्स इट। हम 5 पे टिक कर देते हैं और ओके कर देते हैं। सो दैट इज यू अग्री कि वो तुम्हारा डेटा शेयर करें, तो तुम उन पे केस नहीं कर सकते। सो आगे से कभी भी जब कभी भी कोई भी फॉर्म फिल करो, प्लीज उसको ध्यान से पढ़ना, एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, एक्सेप्ट पॉलिसीज, वो सब कुछ पढ़ना। लेकिन अगर कहीं लिखा हुआ है ना कि प्रमोशनल एक्टिविटीज के लिए आपको कॉल्स और मेल हो सकता है, उसको मत चेक करना। अगर उसको तुम टिक नहीं करते और तुम्हारा फॉर्म आगे नहीं बढ़ता, तब तुम केस कर सकते हो कि देखो कंपनी ने ऐसा क्या करा हुआ है कि ये मुझे करना ही करना पड़ेगा, तो जानबूझ के कंपनी कह रही है मुझे अपना डेटा लीक करवाना पड़ेगा, जबकि ऐसा कोई कंपनी करती नहीं। ठीक है, सो दैट इज डेटा प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। सो डेटा ये पढ़ लेना सारा गाइस। यहां से एक टर्म आती है हमारी डेटा सब्जेक्ट। डेटा सब्जेक्ट क्या होता है? अ पर्सन जिसका डेटा कंपनी ने स्टोर कर रखा है। सो डेटा सब्जेक्ट इज अ पर्सन हु कैन बी आइडेंटिफाइड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द डेटा हेड। जो हमारे पास डेटा है, मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि ये डेटा मीनल का है, ये डेटा ईशांत का है, ये डेटा दीपांकर का है, डेटा वेदांत का है, दैट इज डेटा सब्जेक्ट। ये एग्जाम्पल पढ़ लेना, एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले आते हैं हमारे डेटा प्रोटेक्शन प्रिंसिपल्स। डेटा प्रोटेक्शन के प्रिंसिपल्स क्या हैं जो कंपनी पे फॉलो होते हैं? डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। तो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ने हमें 7 प्रिंसिपल्स बताए हैं जो कंपनी को फॉलो करने पड़ेंगे। पहला, लॉफुलनेस, फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी। डेटा हम तभी रख पाएंगे अपने पास अगर हमारे पास एक वैलिड ग्राउंड है डेटा को रखने का। अब एयरटेल है, एयरटेल कैन नॉट आस्क यू फॉर योर बैंक अकाउंट, कैन नॉट आस्क यू फॉर योर वोटर आईडी कार्ड कि अपना वोटर आईडी कार्ड दो हमें। उन वोटर आईडी कार्ड से उनका कोई रोल नहीं। तो दे कैन ओनली हेल्ड योर डेटा अगर उनके पास एक वैलिड ग्राउंड है, पहला। दूसरा, पर्पस लिमिटेशन। डेटा सब्जेक्ट यानी लोग मस्ट बी मेड अवेयर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग द डेटा फ्रॉम टाइम इट इज कलेक्टेड। जब डेटा तुम्हारा कलेक्ट हो उस टाइम पे तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम्हारा डेटा क्यों कलेक्ट हो रहा है। आधार कार्ड आपका इसीलिए जा रहा है क्योंकि आपकी ऑथेंटिसिटी चेक करनी है। ठीक है, आपका जो पैन कार्ड है वो इसीलिए जा रहा है ये चेक करने के लिए कि आप इनकम टैक्स पे रजिस्टर्ड हो के नहीं हो। जीएसटी नंबर इसलिए जा रहा है। तो ये सारी चीजें तुम्हें बतानी पड़ेंगी। थर्ड, डेटा मिनिमाइजेशन। इसका मतलब है कंपनी ने अगर तुम्हारा बहुत सारा डेटा इनिशियली कलेक्ट कर लिया और बाद में कंपनी को उस डेटा की जरूरत नहीं है, तो वो डेटा कंपनी को डिलीट करना पड़ेगा। अब जैसे कंपनी ने तुमसे 4-5 चीजें ली थी, तो अगर कोई चीज तुम्हें लगता है कि कंपनी को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कंपनी को वो चीज डिलीट करनी पड़ेगी। सो डेटा हेल्ड मस्ट बी एडिक्वेट एंड नॉट एक्सेसिव। ज्यादा डेटा हमें किसी का भी नहीं करना, जितना एडिक्वेट है उतना रखना है। एक्यूरेसी, जो डेटा हमने कंपनी को दिया है वो डेटा एक्यूरेट होना चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। मतलब कोई डेटा में उन्होंने अपने मॉडिफिकेशन ना कर दी। हमने आधार कार्ड दिया, उन्होंने आधार कार्ड में फोटो चेंज कर दी हमारी। जैसे कई बार कई लोग जब नंबर लेते हैं कहते हैं नहीं आपका आधार कार्ड में क्लियर नहीं है, कोई ना मेरे को दे दो मैं एडिट कर दूंगा। कोई बंदा बोलता है एयरटेल वाला, ऐसा कुछ नहीं। डेटा जैसा है एक्यूरेट होना चाहिए, इनएक्यूरेट नहीं होना चाहिए। स्टोरेज लिमिटेशन, डेटा मस्ट नॉट बी हेल्ड फॉर लॉन्गर देन नीडेड फॉर द पर्पस इट वाज कलेक्टेड एंड प्रोसेस्ड। एग्जांपल, तुम्हारे पास वोडाफोन का सिम था, तुमने अपना सिम पोर्ट करा लिया एयरटेल में, तुमने अपना सिम पोर्ट करा लिया एयरटेल में। ठीक है, तो अब तुमने जब अपना सिम पोर्ट करा लिया, 3-4 साल हो गए, तो वोडाफोन हैज नो राइट टू कीप योर डेटा। तुम वोडाफोन में कॉल करके बोल सकते हो कि मेरा डेटा अपने सेगमेंट से डिलीट कर दो। अगर आज के बाद तुम्हारे से मुझे कोई भी फोन आया वोडाफोन का, तो मैं तुम्हारे ऊपर सीधा केस ठोक दूंगा कि तुम्हारे पास ये डेटा क्यों है, जबकि मैं बोल चुका हूं इसको डिलीट करो। उनको मेल डाल देना। तो दैट इज स्टोरेज लिमिटेशन कि डेटा मस्ट नॉट बी हेल्ड फॉर लॉन्गर देन जब तक उसका पर्पस सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट आता है इंटेग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। डेटा तुम्हारा सिक्योर रखना है, उनको तुम्हारा डेटा किसी को लीक नहीं करना। एप्रोप्रिएट सिक्योरिटी मेजर्स रिगार्डिंग द रिस्क दैट माइट अराइज इन कनेक्शन विद डेटा मस्ट बी टेकन केयर। और लास्ट होता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब उनके पास तुम्हारा डेटा है, कल को डेटा लीक हो गया तो दे विल बी हेल्ड अकाउंटेबल, उन पे तुम केस कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउ they use your personal data and comply with other principle. They must have appropriate measures and record in place
टू बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट कंप्लायंस, कि वो डेटा जो आप यूज कर रहे हो क्यों यूज कर रहे हो, कैसे यूज कर रहे हो, गलत तरीके से अगर यूज करा तो यू कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। जैसे कई बार होता है, तुमने सुना होगा फेसबुक का डेटा लीक हो गया, इस कंपनी का डेटा लीक हो गया, तो उनके ऊपर पीनल चार्जेस लगते हैं, पेनल्टी लगती है उनके ऊपर, ठीक है ना। जैसे अब छोटा सा एक एग्जांपल है, ये भी एक केस चला था, ये चला सुंदर पिचाई पे, गूगल पे केस चला था बेसिकली, नॉट सुंदर पिचाई। केस क्या हुआ था, उनको बोला गया था कि गूगल इज ट्रैकिंग एवरीवन, गूगल इज ट्रैकिंग एवरीवन, गूगल नोज वेयर आई एम, व्हाई, हाउ गूगल नोज वेयर आई एम। उन्होंने बोला, फिर सुंदर पिचाई ने बताया कि देयर आर सम सेटिंग्स, अगर आप अपने फोन में करते हो तो गूगल आपको ट्रैक करेगा। फिर भी उस जज ने ये बोला कि वॉट एवर द केसेस, अगर मैं आज की डेट में मार्केट से नया फोन बाय करता हूं तो क्या गूगल मेरे को ट्रैक करेगा पूरा टाइम? मैं तो लेमैन हूं, मुझे तो सेटिंग के बारे में नहीं पता। तो जब वो देखा तो उसमें आया कि हाँ वो ट्रैक करेगा, लेकिन देयर इज अ सेटिंग विच इज लोकेशन। नॉर्मली हमारे सारे फोन्स की जो लोकेशन है वो ऑन ही रहती, हम अलाउ करते हैं लोकेशन ऑन, दैट मीन्स गूगल नोज वेयर आई एम। कुछ भी है ना, हम कहीं भी जैसे घूमने फिरने जाते हैं, कई जगह पे तुम जाते हो एंड यू डोंट वांट टू टेल एनीवन। आजकल ऐसा क्या होता है, जैसे हस्बैंड वाइफ में ये चीज बहुत ज्यादा होती है, ये चीज काफी ज्यादा आजकल आई है हस्बैंड वाइफ में, क्या कि हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को बोलते हैं कि अपनी फोन की लोकेशन ऑन रखो, मुझे कुछ देने बताने की जरूरत नहीं है तुम कहाँ गई थी या तुम कहाँ गई थी, लोकेशन ऑन रखो। जब भी वाइफ को लगता है या हस्बैंड को लगता है, वो बोल सकती है अपना फोन दिखाओ, तुम्हें कुछ नहीं करना, फोन में उनका गूगल मैप्स खोल देना, वो पूरा तुम्हें 2 महीने का डेटा बता देगा, 2 महीने में ये बंदा कहाँ, ये बंदी कहाँ कहाँ गई थी। तो तुम कह रहे हो उस दिन तो तुम कह रही थी कि मैं मॉल में गई थी, तुम तो यहाँ भी गए थे, तुम तो वहां भी गए थे, तुम वहां भी गए थे, यहाँ भी गए थे। सो दीज आर लाइक हमारा डेटा कैसे कैसे मतलब डेटा कैसे कैसे बाहर जा रहा है। गूगल को तो सब कुछ पता है मैं कहाँ गया था। तुम अगर किसी रेस्टोरेंट में जाके बाहर आओ, साथ ही नोटिफिकेशन आ जाती है कि रेट करो इस रेस्टोरेंट को। भाई गूगल को कैसे पता मैं वहां गया था, मैं अंदर बैठा था, हो सकता है मैं उसके आगे से निकला हूं। मतलब अगर तुम 10 रेस्टोरेंट के आगे से निकलो तब नहीं आएगा गूगल में कि तुम उसका रिव्यू दो, लेकिन जब तुम किसी रेस्टोरेंट में बैठोगे गूगल ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेगा कि तुमने यहाँ पे इतना टाइम लगाया था, ये सब काफी सारी चीजें। सो दैट इज जस्ट लाइक कि हमारा जो डेटा है वो मिस यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम जब, ये भी हमारा मिस यूज है कि अगर हम किसी एक पेज पे जाके किसी एक चीज को सर्च करते हैं तो सारी सर्च में हर जगह वही चीज आती है, इंस्टाग्राम की एड्स में हर जगह वही चीज आती है। वो क्यों आती है? बिकॉज ऑफ कुकीज। और कुकीज कौन एनेबल करते हैं? हम एनेबल करते हैं। तुम चाहो तो कुकीज डिसेबल कर सकते हो, फोन में सेटिंग होती है, लेकिन उससे क्या होता है काफी सारी वेबसाइट्स पे ठीक से नहीं चलती। बट तुम कुकीज चाहो तो डिसेबल कर सकते हो कि तुम्हारा फोन कोई ट्रैक ना करे, बट फिर तुम्हें पता है कल को जोमेटो से कुछ मंगाना है तो लोकेशन ऑन करनी पड़ेगी, कुकी ऑन करनी पड़ेगी, तो वी टेंड टू कीप इट ऑन ऑल द टाइम। एनीवेज, सो ये है तुम्हारे डेटा प्रोटेक्शन के सारे रूल्स। इसको अभी नहीं पढ़ना, ये एक बार तुम बुक में से पढ़ लेना, दीज आर सिंपल रूल्स, वर्ड टू वर्ड पढ़ोगे एक बार समझ आ जाएगा, लेकिन ये तुम्हें लर्न करने हैं नेम वाइज, ठीक है। हर एक का तुम्हें मतलब पता होना चाहिए कि किसका मतलब क्या है। अब आता है गाइस हमारा राइट ऑफ डेटा सब्जेक्ट, यानी हम जो इंडिविजुअल है हमारे क्या क्या राइट्स है डेटा के लिए। व्हाट आर आवर राइट्स टुवर्ड्स द डेटा? पहला, टू बी इन्फॉर्म्ड, हमें पता होना चाहिए हमारा डेटा क्यों लिया गया है। एक्सेस, हम अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं कि तुम्हारे पास हमारा डेटा है, बताओ क्या क्या डेटा है, वी कैन एक्सेस, ठीक है ना। रेक्टिफिकेशन, अगर मान लो हमारा डेटा, हमने अपना कोई चीज अपडेट कराई है तो हम कंपनी में जाके वो चीज अपडेट करा सकते हैं, रेक्टिफिकेशन का हमारे पास राइट है। इरेजर, जैसे मैंने वोडाफोन का एग्जांपल दिया था कि तुम मेरा डेटा इरेज कर दो, अगर वो नहीं इरेज करते तो यू कैन फाइल अ केस अगेंस्ट देम। रिस्ट्रिक्ट प्रोसेसिंग, यू कैन आस्क योर कंपनी जहां पे तुम्हारा डेटा है कि तुम मेरा डेटा कहीं भी यूज मत करना। जैसे तुम बोल सकते हो, जैसे तुम्हारा डेबिट कार्ड अगर चोरी हो जाता है तो तुम कंपनी में अपने बैंक में कॉल करके बोल सकते हो कि मेरा डेबिट कार्ड जो है वो ब्लॉक कर दो, रिस्ट्रिक्ट कर दो कि कोई और यूज ना कर सके। डेटा पोर्टेबिलिटी, इफ यू वांट, जैसे पोर्ट एयरटेल से वोडाफोन, तुम वोडाफोन का एयरटेल का सिम लेना चाहते हो, तुम्हारे पास वोडाफोन का सिम है, तो इन दैट केस यू कैन आस्क वोडाफोन कि आप एयरटेल को मेरा डेटा पोर्ट कर दो, उनको भेज दो मेरा डेटा। ऐसा नहीं है यहां भी तुम्हें डेटा देना है, यहां भी देना है, यहां भी देना है, नहीं। टू ऑब्जेक्ट, हम कैन ऑब्जेक्ट प्रोसेसिंग ऑफ देयर डेटा, वेयर हमें लगता है कि डेटा काफी सारी मार्केटिंग वगैरह के लिए यूज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो हम सबको कॉल करके बोल सकते हैं कि आज के बाद हमें कॉल मत करना। एक उनके कस्टमर केयर पे भी कॉल कर देना कि आज के बाद हमें कॉल नहीं आना चाहिए, अगर कॉल आया तो यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल।
अगर कोई कंपनी तुम पे कॉल करती है, सीधा उस पर केस ठोक दो, केस डाल दो उसके ऊपर कि देखो मैंने इनको मेल लिख दी कि मेरे को कॉल मत करना, 7 डेज लगते हैं प्रोसेसिंग में, ये 2 महीने से मेरे को रेगुलर अभी भी कॉल कर रहे हैं, जबकि मैं इनको ये चीज बता चुका हूँ, तो मैं इन पे केस फाइल कर दूँ। हालांकि केस से तुम्हें मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा, कि तुम्हारा लॉस। केस का मतलब क्या होता है कि तुमने केस फाइल किया है तो यू विल हैव टू प्रूव देम कि तुम्हारा नुकसान क्या हुआ है। जो नुकसान होगा वही तो पैसे देंगे ना, ऐसे थोड़ी है कि ऐसे पैसे मारते रहेंगे। तुम्हारा अगर कोई नुकसान ही नहीं हुआ तो क्या तुम्हें देंगे? तो यू कैन से कि मैं मीटिंग में बैठा था, मेरे को कॉल आया, नंबर था, मुझे उठाना पड़ा, मैंने उठाया तो इनका कॉल था, मुझे लगा अर्जेंट कॉल होगा, मेरी मीटिंग भी वेस्ट होगी, मेरा बहुत करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट चला गया हाथ से। बहुत लोग करते हैं ऐसे, वेले लोग जो हैं बहुत ऐसे काम करते हैं। ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग प्रोफाइलिंग के कई बार तुम उनको बोल सकते हो कि तुम अपने डेटाबेस को यूज करके ऑटोमेटिकली मेरी प्रोफाइल बना दो या मेरी प्रोफाइल डिलीट कर दो। Another data protection right are granted to data subjects where data held about them is used to make automated decisions about them or where data evaluation about them is automated. जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा सिबिल रेटिंग होती है कि तुमने क्रेडिट कार्ड लेना है तो तुम्हारी सिबिल रेटिंग चेक की जाती है, वो तुम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि ऑटोमेटिकली हर कोई बैंक मेरी सिबिल रेटिंग ना चेक कर सके। जब तक मैं ऑथोराइज ना करूं सिबिल रेटिंग मेरी कोई चेक ना कर सके। और ये फैक्ट है, अगर सिबिल रेटिंग तुम्हें चेक करानी है तो हर बैंक तुमसे एक ओटीपी मांगेगा, वो सिबिल रेटिंग में अप्लाई करेगा, तुम्हें ओटीपी आएगा, जब तुम ओटीपी अप्रूव करोगे तभी तुम्हारी सिबिल रेटिंग चेक हो सकती है, अदरवाइज कोई भी बैठे बिठाए तुम्हारी सिबिल रेटिंग चेक नहीं कर सकता। ठीक है, सो ये है डेटा प्रोटेक्शन में हमारे डेटा यूजर्स यानी डेटा सब्जेक्ट उनके राइट्स। तो ये भी एक बार पढ़ लेना, सारा थ्योरी वाला है, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, लॉ है, एक बार तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। अच्छा गाइस, मैं फास्ट तो नहीं चल रहा ज्यादा? नो सर। नो सर। चलो नेक्स्ट आता है, मैं बताता हूँ, ये है डेटा सिक्योरिटी। अभी मैं पढ़ाऊंगा, ये चीज भी छोटी सी है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ इतना सा है, सेल ऑफ गुड लॉ इतना सा है और चैप्टर खत्म। जस्ट टू शो यू कि चैप्टर कितना रह गया है, ताकि तुम घबराओ ना कि यार अभी तो पता नहीं कितना बड़ा चैप्टर है, डर सा लगता है सबको। अब आता है डेटा सिक्योरिटी। एयरटेल के पास एक सर्वर है जहां पे सारे कस्टमर्स जो हैं, करोड़ों कस्टमर्स जो हैं, उनका डेटा यहाँ पे स्टोर है। तो इसका ध्यान रखना है, ये ऐसा ना हो चोरी हो जाए, डेटा डैमेज हो जाए, सर्वर उड़ जाए, ऐसा काम नहीं करना। दैट इज डेटा सिक्योरिटी। तो द की रिस्क अफेक्टिंग डेटा, तो इस सर्वर के रिगार्डिंग रिस्क क्या क्या हो सकते हैं? पहला, ह्यूमन एरर, किसी एक इंसान की गलती की वजह से सर्वर हैक हो जाए कि उसने पासवर्ड प्रोटेक्ट नहीं करा था। जैसे हम जब कोई वेबसाइट खोलते हैं, जैसे तुमने बैंक की वेबसाइट ओपन करी, लॉग इन करा नेट बैंकिंग में, उसके बाद हमेशा बोला जाता है कि हमें लॉग आउट करना चाहिए, जबकि कई लोग नहीं करते लॉग आउट, तो तुम्हारा कुछ टाइम के लिए वो सेशन लॉग इन ही रहते हैं। तो अगर मान लो उस टाइम पे हैकर्स हैं जो तुम्हारा वेब पेज देख रहे हैं, दे कैन डू एनीथिंग। ठीक है ना? तुमने अपने पीसी में या लैपटॉप में पेन ड्राइव इंस्टॉल डाली, पेन ड्राइव लगाई, तो पीसी में सबसे लास्ट में यहाँ पे जब तुम्हें पेन ड्राइव निकालनी होती है, सोचो तुमने पेन ड्राइव डाली, पेन ड्राइव में कुछ तुम कॉपी कर रहे हो, यू आर कॉपिंग समथिंग इन दी पेन ड्राइव, यू आर कॉपिंग समथिंग इन दी पेन ड्राइव, और वो कॉपी हो रहा है लास्ट पे, तुम्हें लगा कॉपी हो गया और तुमने पेन ड्राइव को सीधा सीधा निकाल दिया, तो तुम देयर आर चांसेस कि तुम्हारी पेन ड्राइव वो हो जाए, खराब हो जाए, करप्ट हो जाए। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? पीसी के राइट साइड में यहाँ पे एक क्लिक का बटन होता है जिसको बोला जाता है इजेक्ट। हम पेन ड्राइव का साइन होता है, उस पर क्लिक करेंगे, उसमें लिखा होता है इजेक्ट। जब हम इजेक्ट करेंगे वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली देख लेगा कि पेन ड्राइव की स्टेज पे है, वो वहीं पॉज करके सारे प्रोसेस को खत्म करके इजेक्ट कर देगा, उसके बाद हम निकाल सकते हैं। उसमें लिखा होता है इट इज सेफ टू इजेक्ट द पेन ड्राइव। तो ये एक ह्यूमन एरर है कि उसने ऐसा काम क्यों करा। अब पेन ड्राइव तो छोटी कंपनी की बात है, उनका तो सर्वर वगैरह होता ही नहीं है, तो अगर छोटी कंपनी की बात भी है और कस्टमर का डेटा इस पेन ड्राइव में है तो सारा लीक हो सकता है। पेन ड्राइव पासवर्ड प्रोटेक्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट, टेक्निकल मैल फंक्शन, किसी टेक्निकली की वजह से, जैसे जितने भी सर्वर्स होते हैं, काफी बड़े सर्वर्स होते हैं, कभी तुम सर्वर्स वगैरह देखोगे, तुमने अगर मिशन इम्पॉसिबल की सीरीज वगैरह देखी है या दूसरी मूवीज देखी हैं, जहां भी सर्वर होते हैं वहां पे बड़े बड़े फैंस लगे होते हैं, बहुत बड़े बड़े फैंस लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सर्वर जो होता है ये गर्म होता है, जब इसमें प्रोसेसिंग होती है बहुत गर्म होती है, तो यहां से एक फैन चलता है जो इसकी सारी हीट निकालता है। जैसे पीसी के अंदर भी फैंस लगे होते हैं, तुम्हारा जो लैपटॉप होता है उसमें भी साइड में फैंस लगे होते हैं। अब लैपटॉप में तुम्हें एक छोटी चीज बताता हूँ,
लैपटॉप में कई लैपटॉप्स होते हैं, उसमें नीचे की साइड फैन होता है, तुम देखना तुम्हारे लैपटॉप में ऐसा ग्रिल सी होगी, कईयों में नीचे भी फैन होता है, कईयों में ग्रिल यहाँ बनी होती है साइड में, ठीक है। अब हमारी आदत क्या होती है, कई लैपटॉप होते हैं जिनमें ग्रिल नीचे होती है, कई लोग क्या करते हैं लैपटॉप को बेड पे रख के यूज करते हैं या थाइस पे रख के यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है, इसके फैन को प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिलती और लैपटॉप की हार्ड डिस्क करप्ट होने के या लैपटॉप के मदरबोर्ड सड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। तुमने देखा होगा कईयों के लैपटॉप के मदरबोर्ड खराब हो गए, हार्ड डिस्क खराब होगी, जल गया अंदर से, गर्म हो गया, काला हो गया, क्यों? क्योंकि हमने उसको प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं दी। तो दैट इज लाइक हमारा टेक्निकल मैल फंक्शन, की टेक्निकलिटी मैल फंक्शन हो सकती है, ह्यूमन एरर भी हो सकता है। डेलिब्रेट और मेलिशियस एक्शन, जानबूझ के मैंने डेटा खराब किया, जानबूझ के मैंने डेटा लीक किया। हैकिंग, कोई बाहर वाले बंदे ने आके मेरा डेटा हैक कर लिया। दीज आर द रिस्क इन्वॉल्व विद द डेटा, ठीक है, दीज आर द रिस्क इन्वॉल्व विद द डेटा। आजकल हम इंटरनेट भी यूज करते हैं, तो इंटरनेट के साथ नए नए रिस्क और आते हैं। कौन कौन से? हमारे वायरसेस, के वायरसेस आ सकते हैं। डेलिब्रेट डैमेज कॉज बाय डिसअफेक्टेड एम्प्लॉइज, के कोई एम्प्लॉइज हैं हमारे, वो जानबूझ के उन्होंने हमारा डेटा, उनको हमारे सिक्योरिटी कोड पासवर्ड वगैरह पता थे, इंटरनेट से उन्होंने लॉगिन करके हमारा डेटा डिलीट कर दिया। डैमेज कॉज बाय हैकर्स, डाउनलोडिंग ऑफ इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन और वायरस रिडन सॉफ्टवेयर। इंटरनल इंफॉर्मेशन में बी इंटरसेप्टेड बट दिस कैन बी अवॉइडेड बाय इंक्रिप्शन। जैसे हम कहते हैं कि अब कंपनी के लोग एक दूसरे से जो कम्युनिकेट करते हैं ईमेल्स के थ्रू, दोज आर इनक्रिप्टेड, के कोई थर्ड पर्सन वो लीक ना कर सके। जैसे अब एक एडवोकेट है, मेरा एडवोकेट है, ये मैं हूं, मेरा बहुत तगड़ा केस चल रहा है, मैं अपने एडवोकेट से काफी कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर मैं नॉर्मल ईमेल से कर रहा हूँ और किसी पर्सन ने मेरा ईमेल हैक कर लिया, तो वो सारी ईमेल देख सकता है मैं अपने एडवोकेट से क्या कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कोई अलग ऐसा सर्वर यूज करूं जो इनक्रिप्टेड हो, कि मैंने इनक्रिप्टेड यहां से उसको फाइल भेजी पासवर्ड प्रोटेक्ट इनक्रिप्ट करके कि सिर्फ यही ओपन कर सके, वो चीज होनी चाहिए। कम्युनिकेशन लिंक कुड बी ब्रेक डाउन, वही कम्युनिकेशन लिंक ब्रेक डाउन जैसे मैंने एग्जांपल दिया है। सो दीज आर काइंड ऑफ रिस्क। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा डिटेल में तुम्हें नहीं करना, सिर्फ पता होना चाहिए क्या क्या चीजें। अब जो डेटा हमारा इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड होता है, उसमें क्या क्या रिस्क हो सकते हैं? इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बिजनेस स्टैंडिंग एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, है ना, हमारा बिजनेस स्टैंडिंग है, हमारी बैलेंस शीट्स, फिगर्स है हमारी जो लीक हो सकती हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन, प्राइवेट इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। बिजनेस के बहुत सारे सिक्योरिटी कोड्स हैं जो हमारे लीक हो सकते हैं, ठीक है ना। हमारे कुछ टेंडर्स हैं, हमने टेंडर्स अप्लाई किए थे कि हम इस प्राइस पे ये बिड करना चाहते हैं, और वो टेंडर का डेटा लीक हो गया, तो ऑफकोर्स दूसरा बंदा मेरे से कम प्राइस बिड कर देगा ताकि वो ये टेंडर जीत जाए। सो ऐसी ऐसी चीजें हमारी होती हैं। तो ये सारा एक बार जो है डेटा सिक्योरिटी, आई वुड सजेस्ट कि प्लीज रीड इट वंस, तुम्हें सारा समझ आ जाएगा। ये बहुत ही जनरल है, इसमें कोई लॉ नहीं है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये जनरल चीजें हैं जो तुम्हें पढ़ के समझ आ जाए। अभी तक जो मैंने पढ़ाया गाइस, मुझे बताओ ये चीज क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर। जो स्पेसिफिक बताने वाली थी हमारा अनफेयर डिसमिसल, वो सारा मैंने तुम्हें बता दी। चलो अब आता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये यहाँ पे बहुत ही छोटा बताया हुआ है, जबकि F4 का सबसे बड़ा चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट लॉ। कॉन्ट्रैक्ट लॉ होता क्या है? सो कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज, तुमने अभी 11th-12th में कहीं नहीं पढ़ा होगा, आगे पढ़ोगे ग्रेजुएशन में, इंडियन लॉ में भी है कॉन्ट्रैक्ट लॉ। कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज, दो बंदे हैं, दो बंदों ने एक दूसरे के साथ, ये कॉन्ट्रैक्ट कोई ऐसा नहीं है कोई रिटन प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब लेट्स से तुमने इसको बोला कि मुझे ये सामान खरीदना है तुमसे, ये शॉपकीपर है, ये शॉपकीपर है, तुमने बोला मुझे ये सामान तुझसे खरीदना है। इसने एक प्राइस बोला जिसपे तुमने अग्री किया, इसने एक प्राइस बोला जिसपे तुमने अग्री किया। जैसे ही तुम्हारा प्राइस अग्री हुआ, तुम्हारी ट्रांजैक्शन फुलफिल हुई कि तुमने इसको पैसे दे दिए, उसने तुम्हें सामान दे दिया। यहां पे तुम्हारा उस पर्सन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, एक कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा हो चुका है, ठीक है ना। अब कल को कुछ भी गड़बड़ होती है तो यू कैन हेल्ड दिस पर्सन रिस्पॉन्सिबल, कि कुछ भी अगर गड़बड़ हुआ है इस कॉन्ट्रैक्ट में। ऐसे एक नहीं, ऐसे अनगिनत कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये हमने पढ़ना है कॉन्ट्रैक्ट लॉ में। सो व्हेन कंज्यूमर बाय गुड्स फ्रॉम रिटेल स्टोर और ऑनलाइन, दे आर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द सेलर ऑफ द गुड्स। अब कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ये तीन चीजें होना बहुत जरूरी। पहला, कंसिडरेशन, मतलब मनी, देयर शुड बी मनी इन्वॉल्व। अगर कोई मनी इन्वॉल्व नहीं है, अब मैं बोलता हूं कि मैंने तुम सबके साथ कॉन्ट्रैक्ट करा है
कि हम सारे मिलके घूमने जाएंगे। कहाँ पे? हम सारे गोवा घूमने जाएंगे। मैंने एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तुम सबने अग्री भी कर लिया, लेकिन ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई मनी इन्वॉल्व नहीं है कि मैंने तुमको पैसे देना, तुमने मुझसे पैसे लेने। देयर इज नो कंसिडरेशन इन्वॉल्व। दूसरा, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, एक बंदा ऑफर करेगा तो दूसरा एक्सेप्ट भी करना चाहिए। अगर तुमने ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं करा तो वो बंदा तुम पे केस नहीं कर सकता कि भाई मैंने तो इसको कहा था, इसने लिया नहीं। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस दोनों चीजें होनी चाहिए। इसका मैं काफी अच्छा एग्जांपल अभी तुम्हें दूंगा, काफी अच्छा एग्जांपल दूंगा तुम्हें अभी, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। थर्ड आता है इंटेंशन। इंटेंशन इज कि तुम्हारी इंटेंशन है कि तुम एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहते हो, पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आना चाहते। मतलब तुम सोच रहे हो कि कल को कुछ गलत हुआ तो मैं इस पे केस कर सकता हूं। दैट मींस यू आर एंटरिंग इनटू अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट एंड योर इंटेंशन इज लाइक दिस। अगर तुम्हारा फ्रेंडली कॉन्ट्रैक्ट है कि चल एक काम करते हैं, जैसे ये मैं हूं, ये तुम हो, मेरा एक फ्लैट है, ठीक है, या तुम्हारा एक फ्लैट है। मैंने बोला कि यार मैं तुम्हारे एरिया में आ रहा हूँ 2 महीने के लिए, क्या मुझे तुम्हारा फ्लैट मिल सकता है? तुमने कहा चलो सर कोई बात नहीं। मैंने बोला मैं रेंट दूंगा, तुमने कहा चलो सर कोई बात नहीं, आप हमें 40,000 पर मंथ रेंट दे देना। ठीक है, अब मैं रेंट दे रहा हूं, ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है, कंसिडरेशन भी है, लेकिन वी आर नॉट इंटेंडिंग टू एंटर इनटू अ लीगल रिलेशनशिप। कि तुम ये नहीं सोचोगे कि कल को अगर अंशुल सर ने पैसे नहीं दिए तो मैं अंशुल सर पे केस कर दूंगा, या अगर तुमने मेरे को घर का वो नहीं दिया तो मैं तुम पे केस कर दूंगा। हमारी इंटेंशन एक दूसरे पे लीगल केस करना नहीं। ये तीनों चीजें होंगी तभी कॉन्ट्रैक्ट लॉ एप्लीकेबल होगा। ये इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। मैं तुम्हें इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ये काफी बड़ा एग्जांपल है, काफी अच्छा एग्जांपल है। ये भी होता है जैसे अभी जब तुम F4 पढ़ोगे सारी चीजों का पता चलेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है F4। ये एक शॉप है, काफी बड़ी शॉप है, ब्रांड शॉप है, कपड़ों की शॉप है। तुम यहाँ पे गए, या बाहर इन्होंने वो स्टैचू सा बनाया हुआ था, उसने एक शर्ट डाली हुई थी और वो शर्ट बहुत प्यारी लगी तुम्हें और उस पर लिखा था 50% ऑफ। वो शर्ट बहुत प्यारी लगी तुम्हें, ये तुम बाहर खड़े थे, घूम रहे थे मॉल के अंदर, तुम्हें बड़ी प्यारी लगी शर्ट ये। तुम अंदर गए, काउंटर पे गए, मुझे ये शर्ट मेरे साइज में दिखाओ। उसने बोला कि सर ये वाली शर्ट तो आपके साइज में नहीं है। तुमने कहा चल दूसरी शर्ट दिखा दे। उसने दूसरी शर्ट दिखाई, दूसरी शर्ट दिखाई उसने, तुमने तुमने तुम्हें लगा इस पे 50% ऑफ होगा। तुमने इसको बोला कि यार इस पे कितना ऑफ है? उसने बोला इस पे तो 30% ऑफ है, इस वाली पे ही 50% ऑफ था, इस पे 30% ऑफ। तुम थे वकील, तुमने कोर्ट में इस बंदे पे केस कर दिया कि ये हमें ऑफर दे रहा है, ठीक है, इतने का, और बाद में मना कर रहा है। दैट मीन्स ऑफर है और बाद में वो मना कर रहा है, अपने ऑफर से मुकर रहा है, झूठ बोल रहा है। अब हुआ ये, जब वो कोर्ट में मैटर गया तो ये भी शाना था, तुम भी शाने थे। ये मॉल का ओनर है, शोरूम का ओनर है, कुछ सोच के इसने करा होगा। इसने एक चीज बताई कि मैंने इनको ऑफर नहीं कराई, ये मैंने सिर्फ बाहर लगाया हुआ है। उसने मुझे ऑफर करा कि तुम ये शर्ट बाय करना चाहते हो, मैंने ऑफर रिजेक्ट कर दिया कि मेरे पास ये शर्ट है ही नहीं। इसको बोला जाता है इनविटेशन टू ऑफर। ये तुम F4 में पढ़ोगे, मैं अभी बता रहा हूं, या ग्रेजुएशन में पढ़ोगे। इट इज कॉल्ड इनविटेशन टू ऑफर, कि वो तुम्हें इनवाइट कर रहा है दुकानदार ऑफर करने के लिए। ऑफर नहीं कर रहा है वो तुम्हें इनवाइट कर रहा है कि तुम आके ऑफर करो। तुमने ऑफर करा, उसने रिजेक्ट कर दिया, तो इस पे तो कोई केस बनता ही नहीं। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहां पे जज बताता है कि क्या सही है क्या गलत। तो उसने बताया कि भाई तुम्हें ही इज नॉट रॉन्ग, बिकॉज उसने तुम्हें इनवाइट किया था ऑफर करने के लिए, तुमने ऑफर करा, उसने एक्सेप्ट नहीं करा, तो दैट मीन्स तुम्हारा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। सो दिस इज कॉन्ट्रैक्ट लॉ। सो देयर शुड बी 3 थिंग्स। कंसिडरेशन होनी चाहिए, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, और इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। वेदर इट इज रिटन और वर्बल, जरूरी नहीं है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स रिटन होने चाहिए। वर्बल कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट, अगर तुम उसको प्रूफ कर सके। ठीक है गाइस, ये होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ। 5 मिनट लगाओ, एक बार ये सारा पढ़ लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाएगा सेल्स ऑफ गुड एक्ट। बस इतना ही तुम्हें करना है, तुम्हें ये 3 चीजें याद करनी है कॉन्ट्रैक्ट लॉ में, प्रैक्टिकली ज्यादा नहीं सोचना। सर ये जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है ये आगे भी आने वाला है? नहीं, ये तुम्हारे इस सब्जेक्ट में कहीं नहीं है, वो तुम्हारा F4 में आएगा। डायरेक्टली F4 में ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है। F4 सब्जेक्ट ही लॉ है, ओके ओके सही। F4 का नाम ही लॉ है। उसमें सारी चीजें बहुत डिटेल में, हर चीज डिटेल में एक्सप्लेन करी है। मतलब तुम पढ़ोगे पता चलेगा चीजों का कि अच्छा ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है।
ये भी जो Yes. केस स्टडी मैंने तुम्हें बताई है F4 की, ये केस स्टडी। ओके सर, क्योंकि सर मैंने सेल्स ऑफ गुड्स एट सीए का देखा था, बहुत बड़ा था और इंटरेस्टिंग भी बहुत था एक्चुअली। अच्छा नहीं, सीए वाले से तो बहुत अलग है ये। हाँ हाँ। F4 में है, F4 में तुम पढ़ोगे, बट यहाँ पे एक्चुअली मैं बताता हूँ चक्कर क्या है। तुम सबको एक चीज याद रखनी है, हम पढ़ रहे हैं यूके का लॉ, ग्लोबल लॉ, वी आर नॉट रीडिंग इंडियन लॉ। तुम इंडियन लॉ अगर कोई भी पढ़ोगे तो वो बहुत ज्यादा डिटेल्ड है, क्योंकि इंडिया में लोगों की इंटेंशन होती है लॉ को तोड़ने की, फॉरेन में लोगों की इंटेंशन होती है लॉ फॉलो करने की। तो इंडिया में बहुत उल्टे सीधे केस होते हैं। यहाँ पे जब कोई वर्ड लिखा जाता है, एक लाइन लिखी जाती है, एक लाइन के 10 मतलब निकल जाते हैं। फॉरेन में वो इंटेंशन समझते हैं कि इस लाइन का लिखने का मतलब क्या है, उससे वो चीज आगे बढ़ाते हैं। इंडिया में तो जानबूझ के, इंडिया का जो इनकम टैक्सेशन भी है, वहां पे एक एक वर्ड की वजह से पूरी लाइन का मतलब बदल जाता है। फॉर, इज, वॉज, इज और वॉज में फर्क पड़ जाता है। तो इसीलिए जो इंडियन लॉज तुम पढ़ोगे ना, उनकी वर्डिंग पढ़ना, वो इतनी स्ट्रिक्ट होती है, इतनी स्ट्रिक्ट होती है कि उसमें तुम मॉडिफिकेशन कर ही नहीं सकते। और फॉरेन के लॉज पढ़ना, वो सिंपल प्लेन लैंग्वेज में लिखे होते हैं, क्योंकि फॉरेनर समझते हैं कि हमें तो लॉ फॉलो करना है। इंडियन होता है, हमें तो कहता है लॉ तोड़ना है, हमें कैसे तोड़ सकते हैं बताओ। जैसे ही पढ़ लो, सारे बता देना प्लीज। ओके, यस सर, डन। दीपांकर, Done, मीनल, sir. Done, sir. मीनल, ओके। चलो अब लास्ट पार्ट आता है इस चैप्टर का, दैट इज सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस। बस इतना ही है और हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म। अब सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विस एक्ट जो बना है, ये क्यों बना है? दिस इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर, कस्टमर। मतलब इसमें बेसिकली अगर देखा जाए, मैं क्रक्स बताऊं, वो ये है, अगर तुम कंज्यूमर हो और तुम कोई सर्विसेज लेते हो, मैं वैसे तुम्हारे को एक आइडिया देता हूँ, एक टिप देता हूँ, कभी अगर तुम्हें फॉलो करना हो ना, ट्राई करना, बहुत पैसे बनाओगे। कोई करता नहीं है, बट क्योंकि इसमें सिरदर्दी बहुत है, सारे काम छोड़ के इसमें क्यों लगे। तुम जब भी कुछ खाने जाते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, आजकल अगर तुम जोमैटो की वेबसाइट पे जाओगे या जोमैटो से कुछ भी ऑर्डर करोगे, उसमें ये लिखा होता है कि इस आइटम, ये जो आइटम है, ये इतने किलो कैलोरीज की है। आजकल लिखना उन्होंने शुरू कर दिया, ये उन पे रेगुलेशंस लगी है। तुम कुछ भी देखोगे उस पर लिखा होता है इसमें इतनी कैलोरीज है खाने में। तुम वो चीज मंगाओ, वो चीज मंगा के उस चीज की लेबोरेटरी में जाके किलो कैलोरीज चेक करवाओ, पक्का इससे 5 टाइम ज्यादा कैलोरीज निकलेंगी। इसका बेस्ट एग्जांपल एक बार हुआ था इंडिया में, सबवे। एक टाइम था जब सबवे इंडिया में आया था, उसका इतना क्रेज हुआ था सबवे का, मतलब ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है बट थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया हुआ है तुम्हें समझाने के लिए। सबवे जब इंडिया में आया था, यू ऑल नो व्हाट सबवे इज, यस सर। है ना? एक बर्गर टाइप होता है, ठीक है, उसके अंदर काफी सारी सामान वगैरह होता है, वेजीज होती है, काफी सारी मेयोनीज, सॉसेज वगैरह होती हैं, और बोला जाता है इट इज 99% फैट फ्री, मतलब उसमें सबसे कम कैलोरीज है, बोला जाता है, सारे करते हैं, चलो गुड है। तो हुआ क्या था, जब सबवे इंडिया में आया, उस पर बहुत सारी चीजें हुई कि सबवे है, लोग कह रहे हैं कि कैलोरीज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। एक बंदे ने 1 महीना पूरा सबवे खाया, पूरा सबवे, सुबह दोपहर शाम। अब जब सुबह दोपहर शाम उसने सबवे खाया और उसमें कैलोरीज है ही नहीं, दैट मीन्स उसका वेट भी नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि वेट कैसे बढ़ता है, या तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो या कोई और प्रॉब्लम हो, या कैलोरीज। कैलोरीज ही जो मेजर रीजन होती है हमारा वेट बढ़ाने की। जब इसमें कैलोरीज ही नहीं थी, वो वर्कआउट भी करता था, सब कुछ करता था, ऐसा नहीं है सिर्फ घर बैठा रहता था, सब कुछ करता था, फिर भी उसका वेट बढ़ा। वो डॉक्टर के पास गया, टेस्ट कराया, डॉक्टर ने बोला कि आपने बहुत फैट खाया है, बहुत कैलोरीज खाई है। वो कहता मैं तो महीने से सबवे खा रहा हूँ, सबवे तो 99% फैट फ्री है। तो उसने सबवे का जब लेबोरेटरी टेस्ट कराया तो पता चला कि इसमें, अगर ये कहते हैं कि इसमें 100 कैलोरी है, तो उसमें 1000 किलो, 10 टाइम्स ज्यादा किलो कैलोरीज थी, क्योंकि वो जो सॉसेजेस यूज करते हैं, ये जो ब्रेड्स हैं, ब्रेड में इतनी कैलोरीज होती हैं, ये जो खाना लगाते हैं, टिक्का टुक्का ये सब लगाते हैं, इसमें इतनी कैलोरीज होती हैं, तेल, ये सब वो सब, मियोनीज। हमारे इंडिया में चलो मैं तुमसे एक चीज पूछता हूँ, तुमने मियोनीज वगैरह खाई होंगी, ठीक है ना?
मियोनीज कैसे बनती है? लेट्स सी, किसको पता है ये चीज? तेल से बनाते हैं सर, और क्या, तेल को ग्राइंड करके, ग्रेट करके। तेल को ग्राइंड करके, तेल, so तेल खा रहे हैं हम। और नॉट ओनली मियोनीज, डेजर्ट्स, हम जो आइसक्रीम खाते हैं, कैंडीज खाते हैं, कभी नोटिस करना जो भी तुम आइसक्रीम खाते हो ना, जो ये कैंडीज होती हैं, ये वाली कैंडीज हम खाते हैं, चॉकलेट बार, ये बार वो बार, वो सारी तेल से बनती हैं। उसमें दूध नहीं होता। उस दो चीजें होती है, एक तो होता है हमारा मिल्क प्रोडक्ट, एक होता है डेजर्ट। जितने भी डेजर्ट होते हैं ना, वो सारे तेल से बनते हैं। तो हमें लगता है हम आइसक्रीम खा रहे हैं, वो सारी तेल से बनी हुई चीजें खा रहे हैं। तो दैट इज सेल्स ऑफ सर्विस, सेल ऑफ गुड एंड सर्विसेज। बेसिकली मतलब ये है, अगर हम कस्टमर को कोई चीज बेच रहे हैं, तो जो इंटेंडेड पर्पस है उसका वो फुलफिल होना चाहिए, और जो चीज हम उसको बता रहे हैं वो चीज उस प्रोडक्ट में होनी चाहिए। अगर वो चीज नहीं हुई तो कस्टमर को हमें पैसे देने पड़ेंगे, और कस्टमर उस पर केस हमें कर सकता है। अब जैसे लेस का पैकेट है, लेस का पैकेट है, लेस के पैकेट में लिखा होता है वेट, लेस के पैकेट में लिखा होता है वेट। एक बंदे ने क्या किया, एक ने लेस के पैकेट का वेट किया, अंदर से आलू निकाले, उसका वेट किया। तो जब आलू का वेट किया वो काफी कम आया, लेस के पैकेट का वेट ज्यादा था, क्योंकि इसमें हवा थी। कंपनी पे केस कर दिया। कंपनी वालों ने साफ जवाब दिया कि भाई हमने जो है वेट लिखा हुआ है ना, हमने ये नहीं लिखा हुआ कि अंदर आलूओं का कितना वेट है, हमने ये लिखा हुआ है कि इस पैकेट का कितना वेट है। वो अलग खेल रहे हैं। मीनल राइट, ऑयल एंड एग, ऑयल एंड एग से बनता है वो, एब्सोल्युटली राइट, जो हम आइसक्रीम कैंडीज की बात कर रहे थे। तो लेस वालों ने बोला कि हम पैकेट का वेट लिख रहे हैं, हमने अंदर आलूओं का कंटेंट का वेट नहीं लिखा हुआ। दैट्स हाउ दे प्ले लीगली। छोटी छोटी चीजें। अब इसमें इसमें ना एक केस था, मैं तुम्हें बताता हूं। चलो, ये केस था, तुम्हें पता नहीं तुमने सुना होगा नहीं सुना होगा। रेड बुल के बारे में सबको पता होगा। यस। रेड बुल की एक एड आई थी, उसका टैगलाइन याद है? गिव्स यू विंग्स। गिव यू विंग्स। ये प्रैक्टिकल केस है। ये जो विंग्स है ना, अब इन्होंने ये स्पेलिंग ये कर दी है। हाँ सर, वो केस हार गए थे, सुना था मैंने केस। केस हार गए थे। केस क्या था, कुछ आइडिया है? हाँ सर, वो एक ने सच में करके देखा, पी के देखा, विंग्स नहीं आए उसको, हाँ और वो हाँ, केस कर दिया उसने। एग्जैक्टली। एक बंदे ने क्या किया, वो क्या करे ईशान? सर क्लोजअप में भी हुआ था ऐसा। क्लोजअप में भी ऐसा हुआ था, राइट। तो एक बंदे ने क्या किया था, रेड बुल गिव यू विंग्स में उसने रेड बुल पी और अपने घर की छत से कूद गया, छोटी सी छत से, वहां से कूद गया, उसका पैर हो गया फ्रैक्चर। उसने कंपनी में केस कर दिया कि रेड बुल गिव यू विंग्स, मेरे को तो विंग्स आए नहीं। तो रेड बुल बहुत तगड़ा कॉम्पेंसेशन उसको दिया रेड बुल ने, और पूरी टैगलाइन में उन्होंने विंग्स का WIINGS कर दिया कि अब ये स्पेलिंग ही अलग हो गया, अब उखाड़ लो क्या उखाड़ोगे। सो दैट इज सेल्स ऑफ सर्विस, गुड्स एंड सर्विसेज। तो प्रैक्टिकल चीजें बहुत ज्यादा होगी। लेट्स रीड व्हाट्स रिटन इन देयर। सो अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज सेल ऑफ सर्विस और गुड्स। इट इज इंपॉर्टेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट लॉ is the law concerning sales of goods act. UK legislation also covers contract where supply of services is major part of a contract. कि goods, खाली goods पे नहीं ये law applicable होता, ये services पे भी applicable होता है। जैसे customer care service, हम जब कोई फोन लेते हैं हमें उसकी वारंटी दी जाती है, that is service, तो वो उस पे भी applicable ये चीज होती है। Imagine you are about to enter into a contract of purchase of some goods. What things you might be concerned about? जब तुम कोई सामान परचेज करोगे, तुम किस किस चीज के लिए कंसर्न होगे? पहला, यू वांट द गुड डिलीवर्ड एट अ पर्टिकुलर ओकेजन और अ डेट। तुमने ये चीज उसको बोली थी कि इस डेट को मेरे को मिलनी चाहिए। जैसे किसी का बर्थडे था, तुमने वहां पे रिटर्न में बोला कि इस डेट को बर्थडे है, मुझे इस डेट तक केक चाहिए, केक उस डेट तक नहीं बना, तो तुम उस पर केस कर सकते हो। एनी गुड स्टोलन, दैट इज द सेलर हैव अ राइट टू सेल द गुड्स। मतलब ये इंपॉर्टेंट है, सेलर हैव द राइट टू सेल द गुड्स। तुम्हें किसी ने कोई सामान बेचा, वो अगला खुद ही उसका ओनर नहीं था, उसने खुद चोरी करके सामान लाया था, तुम्हें बेच दिया। यू वुड वांट कि जो चीज तुम्हें मिले, कहीं से भी तुम सामान परचेज करो, तो तुम वो सामान उसके ऑथेंटिक ओनर से परचेज करो। मतलब अगर वो बंदा एप्पल का प्रोडक्ट बेच रहा है, तो उसने एप्पल कंपनी से वो प्रोडक्ट परचेज किया हो, तभी वो तुम्हें बेच रहा हो। जैसे इसका एक अच्छा एग्जाम्पल क्या है, आजकल तुमने देखा होगा इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोग आ चुके हैं जो काफी सारे फोन्स काफी सस्ते बेचते हैं। फोन्स और कार, तुमने देखा होगा, कार की आती है 1 लाख रुपए में कार ले जाओ, 2 लाख रुपए में कार ले जाओ। आईफोन आता है 15,000 में, आईफोन 13 प्रो मैक्स ले जाओ। देखिए एड्स वगैरह इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, हाँ सर। है ना?
तो उस केस में सबसे बड़ी ऑथेंटिसिटी एक तो ये होती है कि वो ओरिजिनल है कि नहीं, बट वो कहते हैं कि हमारा तो प्रोडक्ट ओरिजिनल है, वो तो ये प्रूफ करते हैं, बट वो ये नहीं कह सकते कि दे आर ओरिजिनल ओनर्स ऑफ दैट गुड्स। वो हो सकते हैं चोरी के हों, वो हो सकता है उनके सारे गुड्स जो हो वो चोरी के हों। दिल्ली का चोर बाजार जैसे है, फोन चोरी हुआ, फोन जब चोरी होता है, कोई बंदा फोन चोरी करता है, वो रखता थोड़ी अपने पास, वो आगे सेल कर देता है, जिसको बेचता है वो आगे बेच देगा लोगों को, वो काफी सस्ते रेट पे। दैट इज हमारा कि जिससे हम सामान परचेज कर रहे हैं, ही हैज द राइट टू सेल द गुड्स। यू वुड एक्सपेक्ट दैट गुड्स टू बी ऑफ सेम टाइप एंड क्वालिटी एज द डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी सैंपल, और सैंपल जो उसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है या जैसा तुम्हें सैंपल मिला था वैसा ही गुड तुम्हें प्रोवाइड किया जाए। The good should be of reasonable quality and suitable for their purpose। उसकी क्वालिटी ओरिजिनल होनी चाहिए और जिस पर्पस के लिए तुमने लिया है वो पर्पस फुलफिल होना चाहिए। तुमने अगर शर्ट ली है, शर्ट पहनने के लिए होती है, तुमने वो शर्ट पहनी और वो शर्ट तुमने डालती, तुम्हें पसीने आने शुरू हो गए, वो इतना गंदा कपड़ा था वो, तो दैट मीन्स इट इज नॉट सुटेबल फॉर द पर्पस, वो शर्ट डालने के लिए नहीं है, तब भी इट इज रॉन्ग फॉर यू। So UK Consumer Right Act 2015 legislation cover these matters and a number of other important issues। तो हमारे ऊपर क्या चीज है, the seller rights to the goods, he must have the legal title। ये तीन चीजें हमें लर्न करनी है इस पार्ट की, कि seller must have the right to sell the goods। डिस्क्रिप्शन जो है गुड्स उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, जैसी डिस्क्रिप्शन है वैसा ही गुड होना चाहिए। सेटिस्फैक्टरी क्वालिटी, जिस पर्पस के लिए गुड बना है वो उस पर्पस के लिए होना चाहिए। फ्री फ्रॉम माइनर डिफेक्ट्स और सेफ, मतलब छोटे मोटे डिफेक्ट्स हो सकते हैं, नहीं, फ्री फ्रॉम माइनर डिफेक्ट्स, कोई भी डिफेक्ट उसमें नहीं होना, सॉरी मेजर नहीं है, कोई भी डिफेक्ट उसमें नहीं होना चाहिए, और वो प्रोडक्ट सेफ होना चाहिए। ये बोला गया है सेल ऑफ गुड एंड सर्विसेज में। हालांकि देखा जाए इसमें बहुत कुछ आता है कि बायर के राइट क्या है, सेलर के राइट क्या है, केसेस कुछ नहीं, सिर्फ इतना कि सेलर हैज द राइट टू सेल द गुड्स, डिस्क्रिप्शन प्रॉपर होनी चाहिए और सेटिस्फैक्टरी क्वालिटी का हमारा गुड होना चाहिए। दिस इज योर सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है गाइस? Yes, sir. Yes sir। यस यस सर। तो ये है गाइस हमारा थर्ड चैप्टर। अभी थर्ड चैप्टर भी हमारा हो गया है। अब तुम्हें मंडे तक, ट्यूसडे तक इस चैप्टर के जो एग्जाम किट के क्वेश्चन है इसके और प्रीवियस चैप्टर के, प्लीज वो सारे कर लेना, नो एक्सक्यूजेस, सबने करने हैं, ठीक है? टाइम काफी है तुम्हारे पास। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे हमारा फोर्थ चैप्टर, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ये तुम्हारा इको का चैप्टर है, ठीक है, जो इको में तुमने 11th-12th में पढ़ा था, लेकिन उसमें काफी ज्यादा वास्ट नहीं है, इसमें थोड़ा सा क्रम में बताया हुआ है, काफी बड़ा चैप्टर है। इट माइट टेक 2 to 3 क्लास टू कवर द चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में हमें चैप्टर करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड देन माइक्रो इकोनॉमिक्स, और ये दोनों चैप्टर जो हम नेक्स्ट 2 चैप्टर पढ़ेंगे, टेक्निकली वो चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो 20 to 30% उसमें से आने का, प्रैक्टिकली कई बार उसमें से 1% भी नहीं आया हुआ, बट हम वो चीज लेके नहीं चलते, हम ये चीज लेके चलेंगे वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके क्वेश्चंस जो हैं वो टेढ़े आते हैं। अभी तक जो हमने चैप्टर पढ़े थे वो बहुत ही सिंपल थे, कॉन्सेप्चुअल थे, उसके क्वेश्चंस हम इजीली कर सकेंगे। इस चैप्टर को एक पूरा लॉ है, पढ़ोगे समझ आ जाएगा। लेकिन जो हमारा माइक्रो मैक्रो है, वहां पे डिमांड, सप्लाई, फिस्कल पॉलिसीज, बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो सारी चीजें आएंगी, वो हमें अच्छे से चीजें समझनी पड़ेंगी, अच्छे से उनका मतलब समझना पड़ेगा। चलो गाइस, सी यू ऑल ऑन ट्यूसडे। कोई डाउट किसी को? नो सर, क्लियर। Sir. ठीक है गाइस, चलो ट्यूसडे को मिलते हैं एंड हैव अ गुड टाइम। ओके सर, बाय सर। ओके Bye, सर, बाय guys. सर। बाय Bye sir। बाय I see. बाय।